यहाँ पर हम समझते हैं समरूपता को। तो समरूपता सिमिलरिटी दोस्तों क्या होती है, इसकी दोस्तों डेफिनेशन होती है ऐसी आकृतियां जिनका रूप बिल्कुल समान हो किंतु आकार में भिन्नता हो, समरूप आकृतियां कहलाती है। यानी कि ऐसी आकृतियां जिनका रूप बिल्कुल समान हो और उसका जो आकार है उसमें अंतर हो सकता है। तो यहाँ पर दोस्तों जब हम दो बहुभुज है जिन्हें हम समरूप सिद्ध करते हैं तो वहाँ पर देखिए क्या होना चाहिए कि वहाँ पर जो हमें बहुभुज दिए गए हैं उनके सभी संगत कोण बराबर होने चाहिए और उनकी सभी जो संगत भुजाएं हैं वो एक ही अनुपात में होनी चाहिए। वो हम आगे समझेंगे। यहाँ पर दोस्तों समरूपता से अलग एक है सर्वांग समता। तो सर्वांग समता क्या होती है, इसे कहते हैं दोस्तों कॉन्ग्रुएंसी, जिसकी दोस्तों डेफिनेशन कुछ इस प्रकार से है, ऐसी दो ज्यामितीय आकृतियां जिनके आकार व रूप बिल्कुल समान हो। कहने का अर्थ दोस्तों ये है कि सर्वांग समता में आकृतियों का आकार और रूप दोनों समान होना चाहिए और समरूपता में रूप है जो समान होता है लेकिन उसका आकार अलग अलग हो सकता है। तो यहाँ पर दोस्तों समरूपता जो सिमिलरिटी है इसे हम दोस्तों दो आकृतियों से समझ लेते हैं। यहाँ पर दोस्तों मैंने दो त्रिभुज बनाए हैं, ये मान लीजिए ए बी सी है और ये है डी ई एफ। ठीक है, यहाँ पर देखिए जो दोनों त्रिभुज है इनका रूप एक जैसा है लेकिन यहाँ पर आकार में अंतर है, आकार है जो अलग अलग है। ये बड़ा त्रिभुज है और ये छोटा त्रिभुज है। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों समरूपता सिमिलरिटी में रूप है जो एक जैसा होना चाहिए, आकार अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन सर्वांग समता में ऐसा नहीं होता है। सर्वांग समता में आकार और रूप दोनों एक जैसा होना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया समरूपता के लिए क्या होना चाहिए, संगत कोण आपस में बराबर होने चाहिए। तो देखिए इसके संगत हम कोण देखेंगे तो ए के संगत कोण कौन सा होगा, डी दूसरे त्रिभुज में, और यहाँ पर बी के संगत कोण कौन सा होगा दूसरे त्रिभुज में, ई, और यहाँ पर सी के संगत कौन सा होगा, एफ। तो ये तीनों कोण है जो आपस में बराबर होने चाहिए। कौन से कोण ए बराबर हो कोण डी के, यहाँ पर कोण बी जो है जो बराबर हो कोण ई के, और यहाँ पर कोण सी जो है वो बराबर होना चाहिए कोण एफ के। तो यहाँ पर दोस्तों दोनों जो त्रिभुज है समरूप होंगे। और दूसरी शर्त यहाँ पर क्या है समरूपता के लिए कि इनकी संगत भुजाएं हैं जो समान अनुपात में होनी चाहिए। जैसे देखिए संगत भुजाएं कौन सी है, यहाँ पर पहला त्रिभुज ये है और दूसरा ये है। तो यहाँ पर देखिए पहले त्रिभुज की भुजा हम ले ए बी, तो ए बी किसके संगत होनी चाहिए, डी ई के। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ए बी बटे डी। और इसी प्रकार से देखिए बीसी के संगत कौन सी भुजा हो जाएगी, ई एफ, तो इसके बराबर होना चाहिए बीसी बटे ई एफ। और इसी प्रकार से तीसरी भुजा कौन सी है, एसी, एसी बटे डी एफ। तो यहाँ पर दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। ठीक है, यह है दोस्तों समरूपता। तो यहाँ पर दोस्तों इसकी डेफिनेशन इस प्रकार से भी हो सकती है, यहाँ पर दोस्तों भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि यहाँ पर उनके सभी संगत कोण बराबर हो और सभी संगत भुजाएं जो है वो क्या होनी चाहिए, एक ही अनुपात में हो। तो वहाँ पर दोनों बहुभुज है क्या होंगे, समरूप। तो यहाँ पर दोस्तों जो चैप्टर है 11 इसमें यहाँ पर कुछ डेफिनेशन है वो भी हम समझ लेते हैं। जो यहाँ पर दोस्तों त्रिभुज पर है कि त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, त्रिभुज की माध्यिका क्या होती है, शीर्षलंब क्या होते हैं, कोण समद्विभाजन क्या होता है, तो यहाँ पर हम उन्हें भी अच्छे से समझ लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों जो आगे हमारे प्रमेय में और क्वेश्चन सोल्व करने में जो डेफिनेशन काम में आने वाली है, तो यहाँ पर मैंने एक एक बिंदु लिखे हैं, इन्हें हम समझेंगे। तो सबसे पहले है दोस्तों यहाँ पर बहुभुज। तो बहुभुज क्या होता है, रेखाखंडों से बनी साधारण बंद आकृति को बहुभुज कहते हैं, या दो से अधिक रेखाओं से बनी बंद आकृति को बहुभुज कहते हैं। ठीक है, इसके बाद में है दोस्तों त्रिभुज। तो त्रिभुज क्या होता है, ट्रायंगल, जैसा कि हम जानते हैं तीन भुजाओं वाले बहुभुज को त्रिभुज कहते हैं। इसके बाद में यहाँ पर दोस्तों त्रिभुजों के प्रकार मैंने लिखे हैं जो भुजाओं के आधार पर 3 प्रकार के हैं और कोणों के आधार पर 3 प्रकार के हैं। तो चलिए इन्हें हम समझ लेते हैं। यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले विषम बाहु त्रिभुज। तो यहाँ पर देखिए जो इनके नाम है इन्हीं में इनकी डेफिनेशन छुपी है। यहाँ पर दोस्तों विषम बाहु त्रिभुज, विषम यानी कि असमान बाहु यानी भुजा, यानी कि एक त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं असमान हो विषम बाहु त्रिभुज कहलाता है। ठीक है, इसके बाद में है समद्विबाहु त्रिभुज। सम यानी समान, द्वि यानी दो, बाहु यानी भुजा, यानी कि समान दो भुजाओं वाला त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। ठीक है, इसके बाद में है दोस्तों समबाहु त्रिभुज। सम यानी समान, बाहु यानी भुजा, यानी कि ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं यानी कि तीनों भुजाएं समान हो समबाहु त्रिभुज कहलाता है। ठीक है, तो 3 प्रकार के त्रिभुज है भुजा के आधार पर। अब यहाँ पर कोण के आधार पर देखिए त्रिभुज क्या है, पहला है न्यून कोण त्रिभुज। तो न्यून कोण त्रिभुज क्या होता है, ऐसा त्रिभुज जिसके तीनों कोण न्यून कोण हो यानी कि 90 डिग्री से छोटे हो, न्यून कोण त्रिभुज कहलाता है। इसके बाद में यहाँ पर है दोस्तों अधिक कोण त्रिभुज। तो अधिक कोण त्रिभुज क्या होता है, ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण अधिक कोण हो यानी कि 90 डिग्री से एक कोण बड़ा हो, तो वह त्रिभुज अधिक कोण त्रिभुज कहलाता है। इसके बाद में है समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज क्या होता है, ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण हो समकोण त्रिभुज कहलाता है। ठीक है, अब यहाँ पर दोस्तों हम बात करें त्रिभुज के परिमाप की। तो त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, जैसे यहाँ पर मान लीजिए एबीसी एक त्रिभुज है
और इस त्रिभुज का हमें परिमाप ज्ञात करना है, तो यहाँ पर परिमाप क्या हो जाएगा, त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग त्रिभुज का परिमाप कहलाता है। तो यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी हम करेंगे तो त्रिभुज का परिमाप निकलेगा। ठीक है, इसके बाद में है त्रिभुज की माध्यिका, जो हमने दोस्तों 10वें चैप्टर में भी समझा है इसे, कि त्रिभुज के शीर्ष से इसके सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा को त्रिभुज की माध्यिका कहते हैं। तो यहाँ पर जैसे मान लीजिए मध्य बिंदु यहाँ पर है और यहाँ पर इस शीर्ष से हम इसको मिलाते हैं, तो ये जो रेखाखंड है ये क्या हो जाएगा, माध्यिका, जिसे हम डी नाम देते हैं। तो एडी त्रिभुज की माध्यिका हो जाएगी। इसके बाद में दोस्तों शीर्ष लंब, तो शीर्ष लंब क्या होता है, त्रिभुज के एक शीर्ष से सम्मुख भुजा पर खींची गई लंब रेखा को त्रिभुज का शीर्ष लंब कहते हैं। तो जैसे यहाँ पर देखिए एडी हमने माध्यिका खींची है, तो शीर्ष लंब से ये खींचा गया है। तो यहाँ पर दोस्तों त्रिभुज के शीर्ष से खींचा गया है, तो ये क्या है, एक शीर्ष लंब भी है। तो इस प्रकार से दोस्तों यह है कुछ डेफिनेशन त्रिभुज के बारे में, ट्रायंगल के बारे में, जो आगे हमारे काम में आने वाली है। अब यहाँ पर दोस्तों हम इसके गुणधर्म देख लेते हैं कि यहाँ पर जब हम दो त्रिभुजों को समरूप सिद्ध करेंगे तो वहाँ पर हमारे जो समरूपता के गुणधर्म है वो कौन से काम में आने वाले हैं। तो यहाँ पर दोस्तों समरूपता के गुणधर्म में 3 गुणधर्म है। यहाँ पर देखिए पहला गुणधर्म है वो है कोण 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 समरूपता, यानी कि ए समरूपता, जिसमें दोस्तों क्या होता है कि दो त्रिभुजों के संगत कोण समान हो तो त्रिभुज समरूप होते हैं। जैसा कि यहाँ पर मैंने आपको बताया ये दो त्रिभुज है, इनके संगत कोण यहाँ पर हमने बराबर किए थे। तो यहाँ पर देखिए तीनों कोण बराबर है, तो दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है। समरूपता को हम इस चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों कौन सा गुणधर्म लगेगा, कोण 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 समरूपता, या हम कह सकते हैं ए समरूपता से। ठीक है, अब यहाँ पर दोस्तों दूसरा जो गुणधर्म है वो है कोण कोण समरूपता। तो ये क्या है, यदि एक त्रिभुज के दो कोण दूसरे त्रिभुज के संगत दो कोणों के समान हो तो त्रिभुज समरूप होते हैं। तो यहाँ पर देखिए संगत दो कोण होने चाहिए, तो यहाँ पर हमने संगत दो कोण ही रखे हैं। ये दोस्तों क्या कहेंगे, कोण कोण यानी कि ए समरूपता। इसके बाद में यहाँ पर है दोस्तों भुजा कोण भुजा, यानी कि एस समरूपता। तो ये क्या होता है, यदि किसी त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के किसी एक कोण के बराबर हो एवं उन कोणों को अंतर्वृष्ट करने वाली भुजाएं समानुपाती हो तो त्रिभुज समरूप होते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए दो त्रिभुज है ए बी सी और डी ई एफ। तो यहाँ पर दोस्तों एक कोण बराबर होना चाहिए। जैसा कि यहाँ पर देखिए ए कोण है तो इसके संगत डी कोण है, तो ए बराबर हो डी के। और यहाँ पर दोस्तों इस कोण के लिए अंतर्वृष्ट भुजाएं कौन सी हो जाएगी, यहाँ पर देखिए ए बी है जो किसके अनुपात में होनी चाहिए, डी ई के, और ए सी है जो किसके अनुपात में होनी चाहिए, डी एफ के। तो यहाँ पर कौन सा गुणधर्म लगेगा, भुजा कोण भुजा समरूपता। ठीक है, तो इस गुणधर्म से हम त्रिभुजों को समरूप सिद्ध करेंगे। तो अनुपातिकता प्रमेय जो है, थेल्स प्रमेय जिसे कहते हैं, वो कुछ इस प्रकार से है। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को काटते हुए कोई रेखा खींची जाए तो वह त्रिभुज की अन्य दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। तो यहाँ पर दोस्तों जब हम प्रमेय सिद्ध करते हैं तो वहाँ पर हमें जो दिया जाता है वो हम लिखते हैं, सिद्ध क्या करना है वो लिखते हैं, रचना हम लिखते हैं। तो यहाँ पर जो रचना होगी तो यहाँ पर हम रचना भी करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लिखेंगे जो हमें दिया गया है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं दिया गया है। देखिए हमें क्या दिया गया है, यहाँ पर दोस्तों प्रमेय में हमें दिया गया है यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, तो यहाँ पर दोस्तों त्रिभुज है एबीसी और इसकी एक भुजा है बीसी, इसके समांतर कोई भुजा है डीई, जो यहाँ पर क्या है अन्य दो भुजाओं को काटते हुए कोई रेखा खींची जाए। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर भुजा हो गई और अन्य दो भुजाएं ए बी और एसी है जिनको काटते हुए इसके समांतर एक रेखा खींची गई है। त्रिभुज की अन्य दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। तो यहाँ पर देखिए जो दो भुजाएं हैं ए बी और एसी, इन्हें समान अनुपात में किस प्रकार से विभाजित करेगी कि एडी बटे डीबी होगा और एई बटे ईसी होगा। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों दिया गया है, इसमें हम लिखेंगे त्रिभुज एबीसी में बीसी के समांतर एक रेखा डीई भुजा एबी व भुजा एसी को क्रमशः डी और ई बिंदु पर काटती है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम लिख देते हैं त्रिभुज एबीसी में बीसी के समांतर एक रेखा डीई भुजा एबी एवं भुजा एसी को क्रमशः डी व ई पर काटती है। तो यहाँ पर जो हमें दिया गया वो हमने लिख दिया। अब यहाँ पर दोस्तों सिद्ध क्या करना है, यहाँ हम लिखेंगे सिद्ध करना है। तो जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि यहाँ पर सिद्ध हमें क्या करना है कि जब यहाँ पर समांतर रेखा खींची जाएगी तो जो दो अन्य भुजाएं हैं उन्हें समान अनुपात में विभाजित करेगी। तो हमें सिद्ध करना है एडी बटे डीबी। तो यहाँ हम लिखेंगे एडी बटे डीबी बराबर किसके होगा, ए ई बटे ईसी। तो यहाँ हम लिखेंगे ए ई बटे ईसी। तो ये हमें सिद्ध करना है। अब यहाँ पर दोस्तों दिया गया है, हमने लिख दिया, सिद्ध करना है। इसके बाद में त्रिभुज में अगर कोई रचना है तो हमें रचना लिखनी है। तो यहाँ पर देखिए हमें रचना करनी होगी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे रचना, और रचना में देखिए हमें क्या करना है, रचना में यहाँ पर दोस्तों देखिए एक चतुर्भुज बन रहा है बी सी ई डी, या हम कहें डी ई सी बी।
तो इसमें जो इसके विकर्ण है इन्हें हम मिला देते हैं। कहने का अर्थ यह है कि बी को ई से हम मिला देते हैं और डी को सी से। पहले हम इन्हें मिला देते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हम लिख देते हैं बी ई व सी डी को मिलाया। यहाँ पर देखिए और रचना में हमें क्या करना है दोस्तों, जो ई है यहाँ से हम क्या करेंगे, ए बी जो भुजा है इस पर एक लंब डालेंगे और यहाँ पर दोस्तों डी है तो डी से हम ए सी पर एक लंब डालेंगे। तो यहाँ पर हम लंब डाल देते हैं, यहाँ देखिए इस बिंदु से, और यहाँ से देखिए ई से हम क्या करेंगे, ए बी भुजा पर लंब डालेंगे। तो यहाँ पर ई से ए बी भुजा पर ये लंब हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास ई तक आ चुके हैं, तो ये हो जाएगा एफ और ये हो जाएगा जी। तो अब यहाँ पर जो हमने किया है वो हम रचना में आगे लिख देते हैं। यहाँ पर दोस्तों हम लिखेंगे ई से ए बी पर लंब, लंब यहाँ पर देखिए क्या है, ई एफ है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे ई एफ। और यहाँ पर देखिए हमने क्या किया है, डी से ए सी पर डी जी लंब डाला, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं डी से ए सी पर डी जी लंब डाला। तो यहाँ पर दोस्तों हमने रचना कर दी है। अब यहाँ पर आता है उपपत्ति, जिसमें जो हमें सिद्ध करना है वो हम लिखेंगे। तो यहाँ पर हम लिखते हैं उपपत्ति। अब यहाँ पर देखिए उपपत्ति में हम क्या करेंगे, यहाँ पर दोस्तों जो नीचे देखिए चतुर्भुज बन रहा है, इसमें दो त्रिभुज बन रहे हैं। त्रिभुज है यहाँ पर दोस्तों बी डी ई और एक त्रिभुज यहाँ पर है सी डी ई, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इन दोनों त्रिभुजों में क्या है, जो ये दोनों त्रिभुज है एक ही आधार पर है, जो आधार है डी ई, और यहाँ पर दो समांतर रेखाओं के बीच में स्थित है। कि यहाँ पर दोस्तों डी ई जो समांतर किसके है, बीसी के, ये हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि बीसी के समांतर डी रेखा है। तो यहाँ पर देखिए जब एक ही आधार और दो समांतर रेखाओं के बीच में जब त्रिभुज बनते हैं तो उनका क्षेत्रफल आपस में बराबर होता है। तो यहाँ पर देखिए हम लिखेंगे त्रिभुज डी ई एवं त्रिभुज, यहाँ पर देखिए दूसरा त्रिभुज कौन सा है, सी डी ई, एक ही आधार डी ई व दो समांतर रेखाओं डी ई व बी सी के मध्य स्थित है। तो यहाँ पर दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक ही आधार और दो समांतर रेखाओं के मध्य स्थित है तो उनका क्षेत्रफल आपस में बराबर होता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे अतः त्रिभुज बी डी ई, तो यहाँ हम लिखेंगे बी डी ई का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा त्रिभुज सी डी ई के क्षेत्रफल के। तो यहाँ पर दोस्तों ये हमारा समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर दोस्तों देखिए जो हमारे पास त्रिभुज है इसमें हम देखते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए एक त्रिभुज है ए डी ई और दूसरा त्रिभुज जो हमने अभी यहाँ पर देखा है बी डी ई। तो बी डी ई दोनों का देखिए जो शीर्ष है डी कॉमन है, उभयनिष्ठ है। और यहाँ पर दोस्तों जो दोनों का आधार है, यहाँ पर ए डी ई का आधार है ए डी और ये जो त्रिभुज है बी डी ई इसका आधार है बी डी, ठीक है। तो दोनों का एक ही उभयनिष्ठ शीर्ष है और आधार है जो एक ही रेखा पर स्थित है ए बी पर। तो यहाँ पर दोनों त्रिभुजों की जो ऊंचाई है वो क्या हो जाएगी, यहाँ पर देखिए जो हमने लंब डाला है ई एफ, ये इनकी क्या हो जाएगी, ऊंचाई हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर अगर हम त्रिभुज लेते हैं ए बी ई तो इसकी ऊंचाई क्या होगी, ये होगी, और ये दोनों त्रिभुज इसी आधार पर है तो यहाँ पर ई एफ इनकी ऊंचाई हो जाएगी। यहाँ पर दोस्तों जो त्रिभुज ए डी ई है उसका क्षेत्रफल और यहाँ पर जो त्रिभुज बी डी ई है इसके क्षेत्रफल का हम अनुपात ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर हमें लिखना है कि यहाँ पर त्रिभुज ए डी ई व त्रिभुज बी डी ई का शीर्ष उभयनिष्ठ है, कौन सा है, डी। आधार ए डी व डी बी एक ही रेखा ए बी पर स्थित है। तो यहाँ पर इसकी ऊंचाई क्या हो जाएगी, ऊंचाई हो जाएगी ई एफ। तो यहाँ पर देखिए इनका हम अनुपात किस प्रकार से रखेंगे, यहाँ पर हम रखते हैं त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल, इसके बट्टे में हम रखेंगे त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल। यहाँ पर देखिए इनका क्षेत्रफल हम किस तरीके से ज्ञात करेंगे। यहाँ पर दोस्तों त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। पर देखिए त्रिभुज एडी का हम क्षेत्रफल निकालेंगे तो 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई होगा। तो देखिए एडी त्रिभुज है, इसका आधार हो जाएगा एडी, तो यहाँ पर हम रखेंगे एडी और ऊंचाई जैसा कि अभी मैंने आपको बताया क्या होगा, जो लंब है यहाँ पर ई एफ, तो यहाँ पर हम इसकी ऊंचाई रख देते हैं ई एफ, ठीक है। इसी प्रकार से हम निकालेंगे बी डी का क्षेत्रफल। तो देखिए त्रिभुज है बी डी ई, तो बी डी इसका आधार है और ऊंचाई यहाँ पर ई एफ होगी। तो यहाँ पर हम रखेंगे 1/2 गुणा बी डी गुणा ई एफ, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका क्षेत्रफल। इसे दोस्तों अब हम सोल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए 1/2 से 1/2 कटेगा, ई एफ से ई एफ कटेगा, यहाँ पर क्या आएगा, एडी बटे बी डी, ठीक है। तो यहाँ पर ये आया है, इसे सोल्व करने पर ये दोस्तों हमारा समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, त्रिभुज एडीई जो है इसके साथ में दोस्तों हम अनुपात देखेंगे सी डी ई का, ठीक है। तो यहाँ पर ऊंचाई क्या होगी इस बार, यहाँ पर दोस्तों देखिए दोनों का शीर्ष कॉमन है ई
और यहाँ पर जो इनके आधार हैं ए ई और ई सी दोनों एक ही रेखा एसी पर है, तो इनकी ऊंचाई क्या हो जाएगी, जो ये लंब हमने खींचा है डी जी, ये इनकी ऊंचाई हो जाएगी। तो इसी प्रकार से इनका हम अनुपात निकाल देते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल और बटे में हो जाएगा त्रिभुज ई डी ई का क्षेत्रफल। यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा 1/2 गुणा, यहाँ पर देखिए आधार क्या होगा, यहाँ पर दोस्तों हम ए डी ई के साथ में ले रहे हैं सी डी ई, तो यहाँ पर इसका आधार देखिए क्या होगा ए ई होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम रखेंगे ए ई और गुणा में इसकी ऊंचाई हम रखेंगे। तो यहाँ पर देखिए इसकी ऊंचाई क्या है डी जी, तो इसके गुणा में हम रखेंगे डी जी और बटे में देखिए क्या हो जाएगा सी डी ई का क्षेत्रफल। तो सी डी ई ये है, तो आधार इसका हो जाएगा ए सी। तो यहाँ पर 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, तो गुणा ई सी इसका आधार हुआ, गुणा ऊंचाई इसकी क्या हो जाएगी डी जी। तो इसे भी दोस्तों हम सोल्व कर लेते हैं। तो 1/2 से 1/2 कटेगा, डी जी से डी जी कटेगा, यहाँ पर देखिए क्या बचेगा ए ई बटे यहाँ हो जाएगा ई सी। तो ये हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 3। अब यहाँ पर देखिए समीकरण नंबर 1, 2 व 3 से हम क्या कर सकते हैं। समीकरण 1 में देखिए बी डी ई का क्षेत्रफल सी डी ई का क्षेत्रफल के बराबर है, तो यहाँ पर दोस्तों यही आया है ए डी यहाँ पर बराबर है, तो बी डी ई का क्षेत्रफल किसके बराबर होगा, सी डी ई के क्षेत्रफल के। तो यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण नंबर 1, 2 व 3 से। तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, समीकरण 1 से हम देखें तो इनका क्षेत्रफल बराबर है और ये हमने क्षेत्रफल निकाला है, तो ए डी बटे बी डी क्या होगा ए ई बटे ई सी हो जाएगा। यहाँ पर देखिए यही हमें सिद्ध करना था, यहाँ पर ए डी बटे डी बी बराबर ए ई बटे ई सी, तो यहाँ पर हमारे पास यही आया है ए डी बटे बी डी कहें या डी बी कहें एक ही बात है, बराबर ए ई बटे ई सी, तो ये सिद्ध हो गया है। तो इस प्रकार से दोस्तों ये है आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय, जिसे कहते हैं थेल्स प्रमेय। तो थेल्स प्रमेय जब पूछा जाए तो इसी प्रकार से हम सिद्ध करेंगे। अब यहाँ पर दोस्तों जो ये आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय है, इसका विलोम भी सत्य होता है। विलोम इसका क्या होगा, जैसे यहाँ पर देखिए हमें दिया गया था किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को काटते हुए कोई रेखा खींची जाए तो वह त्रिभुज की अन्य दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। अब यहाँ पर देखिए इसका विलोम क्या हो जाएगा कि यहाँ पर हमें ये दिया जाए यदि कोई रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती हो तो यह रेखा तीसरी भुजा के समांतर होगी। तो यहाँ पर देखिए क्या है, जो ये त्रिभुज है इसमें ये हमें दिया जाए यहाँ पर ए डी बटे डी बी बराबर है ए ई बटे ई सी के, तो यहाँ पर जो डी ई है वो समांतर किसके होगी बी सी के। और जब हमें ये दिया जाए कि डी ई समांतर है बी सी के, तो यहाँ पर क्या होगा ए डी बटे डी बी बराबर होगा ए ई बटे ई सी के। ठीक है, तो ये विलोम इसका सत्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर हम इसका एक क्वेश्चन लेते हैं और उसे हम इसी प्रमेय से सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों जो पहला क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार से, त्रिभुज एबीसी में डी समांतर बीसी है तथा एडी बटे डीबी बराबर 3/5 है। यदि एसी बराबर 5.6 इकाई हो तो एई का मान ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर देखिए हमें एई का मान ज्ञात करना है, इसके लिए हमें एसी दिया गया है। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए जो हमें दिया गया वो हम लिखते हैं। त्रिभुज एबीसी में यहाँ पर देखिए हमें क्या दिया गया है कि डी ई है जो समांतर है बीसी के। ठीक है, और यहाँ पर हमें दिया गया है एडी बटे डीबी, यहाँ पर है 3/5 और एसी का मान हमें दिया गया है एसी बराबर है 5.6 इकाई। अब यहाँ पर हमें ज्ञात करना है एई, तो एई देखिए हम कैसे ज्ञात करेंगे। यहाँ पर दोस्तों देखिए त्रिभुज एबीसी में जो डीई है वो बीसी के समांतर है। तो यहाँ पर हमने अभी पढ़ा था आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय, जिसमें दोस्तों क्या होता है कि यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को काटते हुए कोई रेखा खींची जाए तो वह रेखा अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा एडी बटे डीबी बराबर हो जाएगा एई बटे ईसी के। यहाँ पर हम रख देते हैं एडी बटे डीबी बराबर किसके हो जाएगा ए ई बटे ईसी के, और यहाँ पर हम इसका कारण लिख देंगे आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय से। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए हमें यहाँ पर मान दिया गया है एसी का, तो एसी हम कहाँ रखेंगे, यहाँ पर दोस्तों हम रखते हैं एडी बटे डीबी बराबर देखिए यहाँ पर ए ई तो हमें ज्ञात करना है। अब यहाँ पर देखिए नीचे है इसके बटे में ईसी, तो ईसी दोस्तों यहाँ पर कब आएगा, जब यहाँ पर दोस्तों ए सी में से हम ए ई घटाएंगे तो यहाँ पर हमारे पास ईसी आएगा। तो इसी को हम क्या रख सकते हैं, यहाँ पर देखिए ए सी माइनस हम करें ए ई, तो यहाँ पर देखिए क्या बचेगा ए सी माइनस ए ई सी बचेगा। तो इसी की जगह हमने ये रख दिया, पर इसे हम आगे सोल्व करते हैं। तो देखिए एडी बटे डीबी हमें मान दिया गया कितना 3/5, तो इसकी जगह हम 3/5 रखेंगे। बराबर में देखिए क्या हो जाएगा ए ही हमें ज्ञात करना है
और AC का मान यहाँ पर दोस्तों हमारे पास है कितना है, AC हमें दिया गया है 5.6 इकाई, तो यहाँ पर इसकी जगह हम 5.6 रखेंगे, माइनस हम करेंगे AE, ठीक है। अब इसे देखिए हम कैसे सोल्व करेंगे, यहाँ पर बटे में है, यहाँ पर भी बटे में है, तो इनका वज्र गुणा हम करा देते हैं, तिरछा गुणा, तो 3 का गुणा इससे होगा, तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा 3 5.6 माइनस AE, और यहाँ पर देखिए 5 का गुणा होगा AE से, तो यहाँ हो जाएगा 5 AE। इसे हम आगे और सोल्व कर लेते हैं, तो यहाँ पर देखिए 3 का गुणा हमें इस पूरे ब्रैकेट से करवाना है, तो 3 का गुणा हम कराएंगे 5.6 से, तो ये हो जाएगा 16.8, और माइनस यहाँ पर देखिए 3 का गुणा हम AE से कराएंगे, तो ये हो जाएगा 3 AE बराबर हो जाएगा 5 AE, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इसे आगे और हल करते हैं, तो 16.8 को हम है जैसा का जैसा रखते हैं, यहाँ पर देखिए 3 AE है माइनस के, तो इसे हम पक्षांतरण कर देंगे तो प्लस के हो जाएंगे, तो बराबर देखिए 5 AE पहले से है और इसे हमने पक्षांतरण किया तो ये हो गए प्लस के 3 AE, ठीक है। इसे हम और सोल्व कर लेते हैं, तो यहाँ पर देखिए पहले हम रखेंगे AE के पदों को, तो 5 AE प्लस 3 AE कितने हो जाएंगे 8 AE, ठीक है, बराबर में किसके हो जाएंगे 16.8 के, तो 16.8। अब AE का मान कितना आएगा, 8 इसके गुणा में तो इसके बटे में जाएगा, तो 16.8 बटे कितने हो जाएंगे 8। अब इसका जब हम इसमें भाग लगाएंगे 16.8 में 8 का, तो यहाँ पर देखिए भाग कितनी बार जाएगा 2.1 बार, ठीक है, तो 2.1 इसका मान आएगा किसका AE का, तो यहाँ पर दोस्तों AE बराबर हो जाएगा 2.1 इकाई। तो इस प्रकार से दोस्तों ऐसे क्वेश्चन हम आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय से सोल्व करेंगे, जिसे थेल्स प्रमेय कहते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों इसके विलोम से भी क्वेश्चन हमें पूछे जा सकते हैं। त्रिभुज ABC की भुजाएं AB व AC पर क्रमशः D व E बिंदु इस प्रकार स्थित है कि DE समांतर BC हो, तो यहाँ पर दोस्तों इसी क्वेश्चन के 2 पॉइंट है और दोनों को हमें सोल्व करना है। तो पहला यहाँ पर इस प्रकार से है, यदि AD बराबर 6 सेंटीमीटर, यहाँ पर दोस्तों AD का मान हमें यहाँ पर दिया गया है कितना है 6 सेंटीमीटर, यहाँ पर दोस्तों DB है 9 सेंटीमीटर, तो DB है यहाँ पर 9 सेंटीमीटर, और AE 8 सेंटीमीटर हो, यहाँ पर देखिए AE यहाँ पर हमें 8 सेंटीमीटर दिया गया है, तो हमें ज्ञात करना है AC का मान, यहाँ पर आगे में दिया गया है, तो AC का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए AC हम किस तरीके से ज्ञात करेंगे, यहाँ पर दोस्तों त्रिभुज है ABC और इसमें देखिए हमें क्या क्या दिया गया है, ABC त्रिभुज में यहाँ पर दोस्तों DE है जो BC के समांतर है, तो यहाँ पर देखिए हम लिखेंगे DE यहाँ पर समांतर है BC के। तो इससे पहले के वीडियो में दोस्तों हमने एक प्रमेय सोल्व किया था, वो था दोस्तों आधारभूत अनुपातिकता का प्रमेय, जिसमें क्या होता है, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को काटते हुए कोई रेखा खींची जाए तो वह त्रिभुज की अन्य दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। तो यहाँ पर देखिए ये DE BC के समांतर है, तो अन्य दो भुजाएं हैं AB और AC, तो इन्हें समान अनुपात में किस प्रकार से विभाजित करेगी कि AD बटे DB होगा, यहाँ पर हम लिखेंगे AD बटे DB बराबर किसके हो जाएगा, ये हो जाएगा AE बटे EC के, ठीक है, तो यहाँ हम लिखेंगे AE बटे EC। तो यहाँ पर दोस्तों इसका कारण क्या हो जाएगा आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय से, तो यहाँ ब्रैकेट में हम इसका कारण लिख देंगे। चलिए अब हम इसे सोल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास है AD बटे DB और यहाँ पर AD का और DB का मान हमें दिया गया है, तो यहाँ पर हम रख देते हैं। AD हमें दिया गया है 6 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर 6 रखेंगे। DB की जगह हम क्या रखेंगे 9, क्योंकि इसका मान 9 दिया गया है। बराबर देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, AE का मान हमें 8 दिया गया है और यहाँ पर दोस्तों है EC जिसका मान हमारे पास है नहीं। तो यहाँ पर देखिए EC को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, यहाँ पर देखिए AC में से हम घटा दें AE, तो यहाँ पर क्या बचेगा AC, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों देखिए EC के बराबर हम इस प्रकार से कर सकते हैं AC माइनस हम करें AE, तो यहाँ पर क्या बचेगा EC बचेगा। यहाँ पर दोस्तों इस त्रिभुज में हम देख सकते हैं, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे EC की जगह हम रख देंगे AC माइनस AE, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों हमें AC का मान चाहिए, तो AC हमारे पास इसी प्रकार से आएगा। अब यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा 6 बटे 9 बराबर हो जाएगा 8 बटे AC माइनस AE का मान हमें पता है, क्वेश्चन में हमें दिया गया है AE कितना 8 सेंटीमीटर, तो इसकी जगह हम 8 रख देंगे। अब इसे देखिए किस तरीके से हम सोल्व करेंगे, यहाँ पर दोस्तों हम इसका वज्र गुणा करा देते हैं। तो वज्र गुणा जब हम कराएंगे तो यहाँ पर देखिए 6 का गुणा इससे हो जाएगा, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 6 AC माइनस 8 और ब्रैकेट में बंद, क्योंकि इसका पूरा ब्रैकेट का गुणा होगा और 9 और 8 का गुणा तिरछा गुणा हो जाएगा, तो 9 का 8 से गुणा कराएंगे कितना आएगा 72। अब यहाँ पर देखिए इसे हम आगे सोल्व कर लेते हैं। तो 6 देखिए इस ब्रैकेट के गुणा में है, तो इधर बटे में आएगा, तो यहाँ पर रह जाएगा AC माइनस 8
बराबर हो जाएगा 72/6, क्योंकि 6 इस ब्रैकेट के गुणा में था, यहाँ पर इसके बटे में आएगा। तो यहाँ पर देखिए AC - 8 बराबर कितना हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों 72 में 6 का भाग हम लगाएंगे तो कितनी बार जाएगा, 12 बार। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए AC बराबर क्या हो जाएगा, माइनस के 8 है, इसे हम पक्षांतरण करेंगे प्लस के हो जाएंगे, तो 12 + 8 कितना हो जाएगा, 20। तो AC का मान कितना आएगा, AC बराबर हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। इस प्रकार से दोस्तों AC का मान हमने ज्ञात कर लिया है। अब यहाँ पर इसी में दोस्तों इसी चित्र से एक क्वेश्चन हमें इसमें एक पॉइंट और दिया गया है, चलिए उसे भी हम सोल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों इसका जो दूसरा पॉइंट है वो कुछ इस प्रकार से है, यदि AD बराबर 4x - 3, AE बराबर 8x - 7, BD बराबर 3x - 1 और CE बराबर 5x - 3 हो तो x का मान क्या है। यहाँ पर दोस्तों हमें x का मान ज्ञात करना है, तो किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। यहाँ पर हमें पता है, देखिए यहाँ पर हमने किया त्रिभुज ABC में D समांतर BC के जो हमें दिया गया है, तो यहाँ पर देखिए इस त्रिभुज से क्या हो जाएगा, AD/DB बराबर किसके हो जाएगा, AE/EC के, और इन सभी का मान हमें दिया गया है, तो यहाँ पर सभी का मान हम लगा देते हैं। यहाँ पर देखिए AD हमें दिया गया है 4x - 3, तो इसकी जगह हम ये रख देंगे। यहाँ पर दोस्तों DB है, तो DB का मान देखिए कितना है, BD या DB एक ही बात है, 3x - 1, तो यहाँ हम रखेंगे 3x - 1 बराबर देखिए क्या हो जाएगा AE, तो AE का मान हमें दिया गया है 8x - 7 बटे में हो जाएगा CE या EC एक ही बात है, ये क्या हो जाएगा 5x - 3। इससे देखिए x का मान हम कैसे ज्ञात करेंगे। यहाँ पर दोस्तों हम इनका कराएंगे वज्र गुणा, तो वज्र गुणा देखिए किस प्रकार से होगा, इसका गुणा इससे हो जाएगा, इसका गुणा इससे, तो चलिए करा के देखते हैं। तो 3x - 1 का गुणा हम कराते हैं 8x - 7 से, तो 3x - 1 ब्रैकेट में और ब्रैकेट में हो जाएगा 8x - 7, दोनों आपस में गुणा हो जाएंगे, और 4x - 3 का गुणा दोस्तों 5x - 3 से। तो यहाँ पर दोस्तों जो पहला ब्रैकेट है इसके हर एक पद का गुणा हमें दूसरे ब्रैकेट के हर एक पद से कराना है, तो सबसे पहले 3x का गुणा हम 8x से करवाएंगे। तो यहाँ पर देखिए कितना हो जाएगा, 3 का गुणा 8 से कितना हो जाएगा 24, x का गुणा x से क्या हो जाएगा x²। बाद में 3x का गुणा -7 से कराएंगे, तो माइनस का चिन्ह आएगा, क्योंकि ये प्लस का है, तो प्लस माइनस माइनस, 3 का गुणा 7 से कितना हो जाएगा 21, और यहाँ पर x है तो यहाँ भी x आएगा। तो यहाँ पर देखिए 3x का काम हो गया है, -1 का हमें गुणा कराना है, तो -1 का गुणा हम कराएंगे 8x से, तो माइनस के कितने आएंगे 8x, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। अब 1 का गुणा हम 7 से कराएंगे 7 आएगा, बराबर में देखिए क्या होगा। यहाँ पर दोस्तों 4 का गुणा 5 से हम कराएंगे, कितना हो जाएगा 20, x का गुणा x से कितना हो जाएगा x²। अब यहाँ पर देखिए 4x का गुणा -3 से हमें कराना है, तो प्लस माइनस माइनस, 4 का गुणा 3 से 12 और x साथ में है तो x आएगा। यहाँ पर दोस्तों 4 का काम हो चुका है, -3 का गुणा अब हमें कराना है, तो माइनस प्लस माइनस, 5 का गुणा 3 से 15, x साथ में है तो x साथ में आएगा। अब -3 का गुणा -3 से तो कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, 3 का गुणा 3 से 9। अब यहाँ पर दोस्तों इसे हम आगे सोल्व कर लेते हैं। तो जो देखिए x के पद हैं जो आपस में जुड़ या घट रहे हैं, तो उन्हें हम जोड़ते हैं या घटा देते हैं। तो यहाँ पर देखिए 24x² है, इसका कोई और पद नहीं है बराबर से, पहले तो इसे है जैसा रखेंगे। यहाँ पर देखिए माइनस के 21x है, माइनस के 8x है, दोनों माइनस के हैं, तो आपस में जोड़ेंगे तो माइनस के कितने हो जाएंगे, 21 और 8 हो जाएंगे 29, तो 29x, ठीक है, प्लस 7 साथ में आएगा, बराबर देखिए क्या हो जाएगा 20x²। आगे कोई x² का पद नहीं है तो इसे हम है जैसा ही रखेंगे। अब यहाँ पर देखिए 12x है माइनस के और 15x है माइनस के। यहाँ पर दोस्तों हम इनको ऐड करेंगे तो 12 और 15 कितने हो जाएंगे 27, यहाँ पर होंगे माइनस के, तो माइनस के 27x, ठीक है, और प्लस हो जाएगा 9। अब यहाँ पर दोस्तों देखिए बराबर के चिन्ह के यहाँ भी पद है और यहाँ भी पद है कि दोस्तों दोनों पक्षों में पद है x के और x² के। तो इसे हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो समीकरण है इसे हम 0 के बराबर करेंगे। तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, 24x² यहाँ पर है और यहाँ पर देखिए 20x² है, तो इसे हम इधर पक्षांतरण करेंगे, प्लस के हैं माइनस के हो जाएंगे, तो माइनस के 20x²। यहाँ पर है दोस्तों माइनस के 29x और यहाँ पर है माइनस के 27x, तो इन्हें जब हम पक्षांतरण करेंगे तो ये हो जाएंगे प्लस के, तो यहाँ पर देखिए कितने होंगे प्लस के 27x, ठीक है। आगे यहाँ पर प्लस के 7 हैं, तो यहाँ पर देखिए प्लस के 9 है, तो इसे हम पक्षांतरण करेंगे, ये हो जाएंगे माइनस के। अब यहाँ पर क्या बचेगा 0। अब इसे हम और सोल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या आएगा, 24x² में से 20x² घटाएंगे तो कितने बचेंगे 4x²। यहाँ पर दोस्तों माइनस के 29x है, प्लस के 27x है, तो आपस में घटेंगे क्योंकि चिन्ह है जो अलग अलग है। तो यहाँ पर देखिए कितने ज्यादा है, माइनस के 2 ज्यादा है 27x से प्लस से, तो यहाँ पर बचेंगे माइनस के 2x। यहाँ पर देखिए माइनस के 9 है, प्लस के 7 है, तो माइनस के कितने बचेंगे 2,
बराबर हो जाएगा 0 के। यहाँ पर देखिए एक द्विघात समीकरण बन गया है जिसके हम क्या करते हैं, गुणनखंड करके क्वेश्चन सोल्व करते हैं। तो इसका हम गुणनखंड कैसे करेंगे, यहाँ पर दोस्तों पहले तो देखिए तीनों पदों में 2 का भाग जा रहा है, तो यहाँ पर LHS और RHS में हम 2 का भाग लगा देंगे। तो यहाँ पर देखिए 4x² में 2 का हम भाग लगाएंगे, 2x² आएगा, माइनस 2x में 2 का भाग लगाएंगे, केवल x बचेगा, और माइनस 2 में 2 का भाग लगाएंगे, 1 बार जाएगा, और बराबर के बाहर भी हमें भाग लगाना है, तो 0 में 2 का भाग लगाएंगे, 0 ही आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए हमारे पास समीकरण बन गया 2x² माइनस x माइनस 1। तो इसके हम गुणनखंड कैसे करेंगे, ये दोस्तों हमने चैप्टर 3 में पढ़ा था। अगर आपने वीडियो अभी तक वो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है, वहां से आप क्लिक करके देख सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हम क्या करते हैं, यहाँ पर हमें जो बीच वाली संख्या इसके इस प्रकार से टुकड़े करने हैं कि जो 2 इसके टुकड़े होंगे प्लस या माइनस के हो सकते हैं, जिन्हें हम जोड़ें तो हमारे पास माइनस, और जब हम उन्हें गुणा कराएं तो पहले पद का गुणा अंतिम पद का गुणा है। देखिए यहाँ पर वो टुकड़े क्या हो जाएंगे, यहाँ पर देखिए 2x² को तो हम है जैसा का जैसा रखेंगे, इसके हमें टुकड़े करने। तो यहाँ पर देखिए हम रखें माइनस के 2x, और एक हम यहाँ पर ले लें प्लस का x। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, तो इन्हें दोस्तों जब हम जोड़ेंगे या घटाएंगे तो क्या होगा, देखिए एक प्लस का एक माइनस का। यहाँ पर देखिए 2x माइनस के हैं, 1x घटेगा तो माइनस का x बचेगा जो यहाँ पर हमारे पास है, और इनका गुणा कराएं तो देखिए क्या होगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, और 2x का गुणांक से 2x² हो जाएगा। तो यही इसके टुकड़े हो जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए आगे हमें क्या करना है, यहाँ पर दोस्तों 2 पद हम लेते हैं, तो 2x² है, 2x है, तो यहाँ पर कॉमन क्या आ रहा है, 2x कॉमन आ रहा है। तो यहाँ पर देखिए 2x² में 2x का भाग लगेगा, केवल x बचेगा। यहाँ पर माइनस है, 2x का भाग 2x में लगेगा, 1 आएगा। यहाँ पर देखिए क्या कॉमन आ रहा है, कोई संख्या कॉमन नहीं है, तो प्लस का 1 हम कॉमन ले लेंगे, यहाँ पर आएगा x माइनस 1 बराबर हो जाएगा 0। अब यहाँ पर देखिए x माइनस 1 दोनों में है, तो यहाँ पर हम x माइनस 1 कॉमन लेंगे, तो यहाँ पर बचेगा 2x प्लस 1, और ये हो जाएगा बराबर 0 के। तो यहाँ पर दोस्तों x के जो मान है वो 2 निकल के आएंगे। पहले दोस्तों हम x माइनस 1 को 0 के बराबर करेंगे, बाद में हम 2x प्लस 1 को 0 के बराबर करेंगे। पर देखिए इसे हम हल कर लेते हैं, तो x माइनस 1 बराबर 0 हम रखते हैं। तो यहाँ पर देखिए x का मान कितना होगा, 1 को पक्षांतरण करेंगे 1 आएगा। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास है 2x प्लस 1, इसे हम 0 के बराबर रखते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, 1 यहाँ पर आएगा, क्योंकि पक्षांतरण करेंगे तो माइनस का होगा, 2x के साथ गुणा में है तो बटे में 2 आएगा। तो यहाँ पर दोस्तों x के 2 मान आएंगे, एक आएगा 1 और दूसरा होगा माइनस के 1/2। तो इस प्रकार से ऐसे क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इसका एक क्वेश्चन हम और लेते हैं और उसे हम सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों जो अगला क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार से है, गई आकृति में OA, OB और OC पर क्रमशः L, M एवं N बिंदु इस प्रकार है कि LM समांतर AB तथा MN समांतर BC है, तो दर्शाइए LN समांतर AC है। तो यहाँ पर दोस्तों हमें ये सिद्ध करना है कि LN समांतर है AC के। यहाँ पर हम लिखेंगे दिया गया है, सिद्ध करना है उपपत्ति, और उसमें हम ये सिद्ध करेंगे। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर हम लिखते हैं जो हमें दिया गया है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे दिया गया है। तो देखिए यहाँ पर हमें क्या दिया गया है, त्रिभुज ABC है, इसमें बिंदु है L, M, N, जो यहाँ पर दोस्तों OA, OB और OC पर इस प्रकार से स्थित है। पर दोस्तों LM समांतर है AB, कि LM है जो AB के समांतर है, और यहाँ पर दोस्तों MN जो है वो किसके समांतर है, BC के। तो जो दिया गया है वो हम लिख लेते हैं। यहाँ पर दोस्तों हम लिखते हैं त्रिभुज ABC में बिंदु L, M और N क्रमशः OA, OB और OC पर इस प्रकार स्थित है कि LM समांतर है AB और यहाँ पर दोस्तों MN समांतर है BC। अब यहाँ पर देखिए हमें सिद्ध क्या करना है, ये भी हमें क्वेश्चन में दिया गया है, तो यहाँ हम लिखेंगे सिद्ध करना है, और यहाँ पर देखिए हमें सिद्ध करना है LN समांतर है AC के। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर हम लिखते हैं उपपत्ति। अब यहाँ पर देखिए हम किस प्रकार से सिद्ध करेंगे। यहाँ पर दोस्तों आधारभूत समानुपातिक का जो प्रमेय है, जो दोस्तों हमने इससे पहले के वीडियो में सिद्ध किया था, उसके आधार पर हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये जो आकृति इसमें AOB एक त्रिभुज बन रहा है, तो यहाँ पर हम लिखते हैं त्रिभुज AOB में। यहाँ पर दोस्तों देखिए क्या है, यहाँ हमें दिया गया है कि यहाँ पर LM है जो समांतर है AB के, ये हमें क्वेश्चन में दिया गया है। तो देखिए LM समांतर जब AB होगा
तो इस त्रिभुज में क्या होगा, ए ओ बी में यहाँ पर दोस्तों जो दो अन्य भुजाएं हैं ओ ए ओ बी, ये दोनों क्या होगी, समान अनुपात में विभाजित होगी। तो ओ एल बटे क्या होगा, एल ए, तो यहाँ पर हम लिखेंगे ओ एल बटे एल ए बराबर ये किसके हो जाएगा, ओ एम बटे एम बी के। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ओ एम बटे यहाँ पर करेंगे एम बी, और इसका हमें कारण लिखना है आधारभूत समानुपातिक में से। इसी प्रकार से दोस्तों देखिए यहाँ पर जो त्रिभुज है बी ओ सी, तो इसमें देखिए क्या है, त्रिभुज बी ओ सी में यहाँ पर दोस्तों एम एन है जो समांतर है बीसी के, तो यहाँ पर हम लिखेंगे एम एन समांतर है बीसी के। ये हमें क्वेश्चन में दिया गया है, एम एन समांतर बीसी है। यहाँ पर भी इसी प्रकार से देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर दोस्तों इस त्रिभुज की बात हो रही है तो ओ एम बटे होगा एम बी, और यहाँ पर देखिए ओ एन बटे होगा एन सी। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं ओ एम बटे यहाँ पर हो जाएगा एम बी बराबर ये किसके हो जाएगा, ओ एन बटे एन सी। अभी दोस्तों कारण यही होगा आधारभूत समानुपातिक प्रमेय से, तो यहाँ पर हम इसका कारण लिखेंगे। अब यहाँ पर देखिए समान अनुपात में हमने इन्हें किया है, तो इसे हम समीकरण नंबर 1 देंगे, और ये जो समीकरण आया है इसे हम समीकरण नंबर 2 देंगे। अब यहाँ पर दोस्तों जो हमारे पास समीकरण नंबर 1 व 2 है, इनसे देखिए क्या होगा, यहाँ पर देखिए समीकरण नंबर 1 है, इसमें ओ एल बटे एल ए बराबर है ओ एम बटे एम बी के। यहाँ पर भी दोस्तों ओ एम बटे है एम बी बराबर है ओ एन बटे एन सी। तो ओ एम बटे एम बी यहाँ पर है, ओ एम बटे एम बी यहाँ पर है, तो ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है, तो यहाँ पर दोस्तों ये भी इसके बराबर होना चाहिए। कहने का अर्थ ये है कि दोनों जब ओ एम बटे एम बी के बराबर हैं, तो ये तीनों आपस में क्या होंगे, बराबर। तो ओ एल बटे एल ए बराबर किसके हो जाएगा, ओ एन बटे एन सी के। पर दोस्तों जब तीनों बराबर हैं तो यहाँ पर हम इन दो को भी बराबर लिख सकते हैं कि ओ एल बटे यहाँ पर हो जाएगा एल ए बराबर किसके हो जाएगा, ओ एन बटे एन सी के। अब यहाँ पर देखिए ये हमें किस त्रिभुज में मिलेगा। अब यहाँ पर दोस्तों हम त्रिभुज देखते हैं ए ओ सी, तो यहाँ पर दोस्तों देखिए क्या है, ओ एल बटे एल ए बराबर किसके हो गया है, ओ एन बटे एन सी के। ये हमने यहाँ पर सिद्ध कर दिया है। ये दोस्तों होगा आधारभूत अनुपातिक प्रमेय का विलोम, जिसका विलोम दोस्तों सत्य है। यदि कोई रेखा किसी त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती हो, तो यह रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। तो यहाँ पर देखिए समान अनुपात में ये रेखा विभाजित कर रही है, तो यहाँ पर देखिए जो एल एन रेखा है, एल एन समांतर किसके हो जाएगी, ए सी के। और इसका दोस्तों कारण क्या हो जाएगा, आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय के विलोम से। तो ये दोस्तों सिद्ध हो गया है, यही हमें सिद्ध करना था। तो इस प्रकार से दोस्तों हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे को शुरू करते हैं। यहाँ पर दोस्तों जो सिमिलरिटी समरूपता के जो गुणधर्म है उन्हें हम सिद्ध करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों समरूपता गुणधर्म का जो पहला गुणधर्म है वो है ट्रिपल ए समरूपता नियम, यानी कि कौन 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 समरूपता नियम। यहाँ पर दोस्तों इसे इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है, दो समान कोणिक त्रिभुज परस्पर समरूप होते हैं, इसे हमें सिद्ध करना है। तो यहाँ पर दोस्तों हमने दो त्रिभुज लिए हैं, त्रिभुज है एबीसी और डीईएफ। तो यहाँ पर देखिए हम इसे किस प्रकार से सिद्ध करेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पर हम लिखेंगे जो हमें दिया गया है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए प्रमेय में हमें दिया गया है दो समान कोणिक त्रिभुज, यानी कि यहाँ पर जो दोनों त्रिभुज है इनके कोण समान है, जो संगत कोण है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे दो त्रिभुज एबीसी एवं त्रिभुज डीईएफ इस प्रकार से हैं कि इनके संगत कोण बराबर हैं। तो चलिए इसमें हम लिख देते हैं। तो यहाँ पर देखिए संगत कोण कौन से हैं। यहाँ पर दोस्तों जो पहला त्रिभुज है ये है, इसका 1 नंबर हम लगा देते हैं, ये मान लीजिए 2 नंबर है। तो पहला जो त्रिभुज है इसमें देखिए ए कोण का संगत कोण डी है, तो यहाँ पर देखिए कोण ए बराबर होगा कोण डी के। दूसरा यहाँ पर देखिए कोण बी है जिसका संगत कोण है ई, तो यहाँ पर कोण बी बराबर हो जाएगा कोण ई के। अब यहाँ पर देखिए कोण सी है, तो सी किसके बराबर हो जाएगा, कोण एफ के। तो यहाँ हम लिखेंगे कोण सी बराबर है कोण एफ के। अब यहाँ पर दोस्तों जो हमें दिया गया था वो हमने लिख दिया है। अब यहाँ पर देखिए हम लिखेंगे सिद्ध करना है। तो यहाँ पर देखिए सिद्ध हमें क्या करना है, यहाँ पर दोस्तों सिद्ध करने में हमें दोनों त्रिभुजों को समरूप सिद्ध करना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज डीईएफ। इसके बाद में यहाँ पर दोस्तों जब हम सिद्ध करना लिख देते हैं, तो यहाँ पर हमें रचना अगर होती है डायग्राम में तो रचना करनी होती है, यहाँ पर भी हमें रचना करनी होगी। रचना देखिए यहाँ पर किस प्रकार से हम करेंगे। यहाँ पर दोस्तों जो त्रिभुज है डीईएफ, इसमें हम क्या करेंगे, जो यहाँ पर त्रिभुज है एबीसी, यहाँ पर देखिए एबीसी जो त्रिभुज है वो छोटा त्रिभुज है, तो इसी के नाप का त्रिभुज हम इसमें से काटेंगे। कहने का अर्थ यह है कि यहाँ पर दोस्तों जो एबीसी की भुजा है एबी और एसी, इसके नाप के अनुसार यहाँ पर दोस्तों हम डीई और डीएफ भुजा पर बिंदु लेंगे। जैसे यहाँ पर दोस्तों बिंदु हम ले लेते हैं, मान लीजिए पी बिंदु है यहाँ पर, और यहाँ पर बिंदु है क्यू। ठीक है।
अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, P और Q को मिला देंगे। तो यहाँ पर ये जो त्रिभुज बनेगा DPQ, ये किसके आकार का होगा, ABC के आकार का। तो यहाँ पर जो AB है वो DP के बराबर है और AC जो है वो DQ के बराबर है। ठीक है, यही यहाँ पर दोस्तों हमने रचना की है। तो यहाँ पर हम रचना में लिखेंगे, यहाँ पर दोस्तों हम लिख देंगे त्रिभुज DEF में DP बराबर है AB के और PQ जो है वो किसके बराबर हो जाएगी, देखिए AC के। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों DP और DQ रेखाएं हमने इस त्रिभुज में से काटी हैं। तो यहाँ पर हमने ये लिख दिया है त्रिभुज DEF में DP बराबर AB और DQ बराबर AC। यहाँ से त्रिभुज में से हमने काटा है और इसके बाद में देखिए हमने क्या किया, P को Q से मिलाया। तो यहाँ पर हम लिख देंगे P व Q को मिलाया। तो यहाँ पर दोस्तों दिया गया है, हमने लिखा सिद्ध करना, हमने लिखा रचना, हमने लिख दिया है। अब यहाँ पर हम लिखेंगे उपपत्ति और उपपत्ति में हमें क्या सिद्ध करना है वो हम सिद्ध करेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए उपपत्ति में हम क्या करेंगे, यहाँ पर दोस्तों हमने एक नया त्रिभुज काटा है DEF में से, कौन सा है, DPQ। तो यहाँ पर हम ABC और DPQ की तुलना करेंगे। यहाँ पर देखिए हम लिखेंगे त्रिभुज ABC व त्रिभुज DPQ में। यहाँ पर देखिए इन दोनों त्रिभुजों में क्या क्या है। यहाँ पर दोस्तों अभी हमने रचना की है कि DP बराबर है AB और यहाँ पर देखिए DQ है जो बराबर किसके है, AC के। तो ये हुआ है दोस्तों रचना से, तो इसका कारण भी हमें लिखना है रचना से। इसके बाद में यहाँ पर देखिए कोण A है जो किसके बराबर है, कोण D के। ये यहाँ पर दोस्तों किससे है, ये हमें दिया गया है। देखिए यहाँ पर हमने लिखा है, तो इसके आगे हम लिख देंगे दिया गया है। तो अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दोस्तों DP बराबर है AB के, यहाँ पर देखिए DP बराबर है AB, यहाँ पर DQ बराबर है AC। तो दो भुजाएं हमारे पास आ चुकी हैं, एक एक कोण दोनों के आ चुके हैं। तो यहाँ पर देखिए सर्वांग समता का कौन सा गुणधर्म लगेगा, भुजा कोण भुजा सर्वांग समता, जिसे हम कहते हैं SAS। तो SAS से देखिए क्या हो जाएगा, जो त्रिभुज ABC है ये किसके रहेगा, ये हो जाएगा त्रिभुज DPQ के। और यहाँ पर दोस्तों हमें पता है कि जब दो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं तो उनके संगत कोण और संगत भुजाएं आपस में क्या होती है, बराबर होती है। तो यहाँ पर देखिए संगत कोण हमें कौन सा चाहिए, यहाँ पर दोस्तों त्रिभुज ABC का हम कोण देखें B, तो ये किसके बराबर होगा, इसके संगत कोण ये है DPQ, तो ये बराबर हो जाएगा कोण DPQ के। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए जो कोण C है वो किसके बराबर होगा, कोण Q के, क्योंकि ये इसका संगत कोण है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कोण C बराबर होगा, इसे हम पूरा कोण लिखते हैं कोण DQP। ठीक है, तो ये बराबर हो जाएगा कोण DQP के। और यहाँ पर देखिए हमें दिया गया है कि कोण B बराबर कोण E है, कोण B बराबर क्या है, कोण E। और यहाँ पर हमें दिया गया कोण C बराबर किसके है, कोण F के। ये दोस्तों हमें दिया गया है, यहाँ पर हम लिख देंगे दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों अभी हमने देखा था कि कोण B है जो बराबर है DPQ के, और यहाँ पर कोण जो B है वो E के बराबर है। तो कोण E है DPQ के बराबर होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कोण E बराबर है कोण DPQ के। और यहाँ पर दोस्तों जो कोण F है वो C के बराबर है और C के बराबर है कोण DQP। तो कोण F के बराबर क्या होगा, कोण DQP। यहाँ पर देखिए डायग्राम में हम देखते हैं तो कोण E है जो बराबर है P के, कोण F बराबर है कोण Q के। तो यहाँ पर दोस्तों ये कोण कौन से होंगे, ये कोण होंगे संगत कोण। ठीक है, तो जब संगत कोण बनते हैं तो यहाँ पर दोस्तों रेखाएं क्या होती है, समांतर। तो इससे दोस्तों हम कह सकते हैं कि PQ समांतर किसके है, EF के। देखिए PQ समांतर है EF के, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं अतः PQ समांतर है EF। पर दोस्तों हमने सिद्ध कर दिया है कि PQ समांतर EF है। तो अब यहाँ पर दोस्तों आधारभूत अनुपातिकता का जो प्रमेय था वो हमने पिछले वीडियो में सीखा है। तो वहां पर क्या होता था कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को काटते हुए कोई रेखा खींची जाए तो वह त्रिभुज की अन्य दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। तो यहाँ पर दोस्तों ये इसके समांतर है, तो समान अनुपात में देखिए किस तरीके से विभाजित करेगी। यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, DP बटे PE बराबर किसके हो जाएगा, DQ बटे QF के। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं DP बटे हो जाएगा यहाँ पर PE, ये किसके बराबर हो जाएगा, DQ बटे QF। और इसके आगे हम ब्रैकेट में इसका कारण लिख देंगे आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय से। अब यहाँ पर देखिए इसे हम और किस प्रकार से लिख सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों जो हमारे पास ये आया है इसमें हम क्या करेंगे, इसके जो अंश और हर है इन्हें परस्पर बदल देंगे। यहाँ पर देखिए DP ऊपर है तो ये नीचे चला जाएगा, तो किस प्रकार से होगा, PE ऊपर आ जाएगा, DP है जो नीचे जाएगा। इसी प्रकार से QF है जो ऊपर चला जाएगा और DQ नीचे आएगा। ठीक है, ये दोस्तों करने का अर्थ क्या है कि हमें यहाँ पर इन दोनों त्रिभुजों की जो संगत भुजाएं हैं
उन्हें समान अनुपात में करना है। यहाँ पर देखिए बराबर का चिन्ह है तो इसमें दो पक्ष हैं। यहाँ पर दोस्तों LHS ये है, RHS ये है, तो यहाँ हम लिखेंगे दोनों पक्षों में एक एक जोड़ने पर। दोनों पक्षों में एक एक हम जोड़ेंगे तो देखिए किस प्रकार से हो जाएगा, PE बट्टे DP प्लस एक हम इसमें जोड़ेंगे बराबर देखिए QF बट्टे DQ और इसमें भी हम एक जोड़ेंगे। अब इसे देखिए हम सोल्व कर लेते हैं तो क्या होगा, DP का गुणा 1 से होगा तो यहाँ पर हो जाएगा P पहले से है प्लस DP और बट्टे में हो जाएगा DP और बराबर देखिए क्या हो जाएगा, DQ का गुणा 1 से होगा तो QF पहले से है प्लस DQ हो जाएगा और बट्टे में हो जाएगा DQ। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए हम फिर से त्रिभुज में देखते हैं तो यहाँ पर देखिए हमें क्या दिया गया था चित्र में, यहाँ पर देखिए PE प्लस DP, तो यहाँ पर देखिए PE प्लस DP क्या बनेगा DE और यहाँ पर देखिए QF प्लस DQ तो QF प्लस DQ क्या बनेगा DF। तो इनका मान हम यहाँ पर लगा देंगे। यहाँ पर दोस्तों ये दोनों जुड़ के बनेगा DE जैसा कि चित्र में आप देख सकते हैं, बटे में हो जाएगा DP और यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा DF और बटे में इसके चल रहा है DQ। देखिए हमने इसके अंश और हर परस्पर बदले थे तो यहाँ पर हम फिर से इन्हें सही लिख देते हैं। यहाँ पर देखिए DP है जो ऊपर चला जाएगा, बटे में आ जाएगा DE बराबर क्या हो जाएगा DQ फिर से ऊपर चला जाएगा और DF नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो सही रूप हमने फिर से लिख दिया है। अब यहाँ पर दोस्तों देखिए रचना से हमने क्या किया था, DP बराबर है AB के तो DP की जगह हम AB रख सकते हैं, DQ बराबर है AC के तो DQ की जगह हम AC रख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए DP की जगह हम रखेंगे AB तो AB बट्टे DE हो जाएगा बराबर DQ की जगह हम रखेंगे AC तो AC बट्टे क्या हो जाएगा DF। तो यहाँ पर दोस्तों अब देखिए हमारे पास क्या आया, AB बट्टे DE यानी कि AB बट्टे DE और यहाँ पर आया AC बट्टे DF तो AC बट्टे DF। तो यहाँ पर देखिए जो दोनों त्रिभुज है ABC DEF इनकी जो संगत भुजाएं हैं समान अनुपात में एक ही अनुपात में आ रही है कि AB बट्टे DE बराबर AC बट्टे DF। तो यहाँ पर दोस्तों ये जो हमारे पास आया है इसी प्रकार से हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर देखिए AB बट्टे DE बराबर हम कर सकते हैं BC बट्टे EF के। ठीक है, तो ये इसके बराबर होगा तो इनके भी बराबर होगा तो यहाँ पर हम इसके बराबर क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर हम BC बट्टे हम रख सकते हैं EF। ठीक है, इस प्रकार से दोस्तों दोनों जो त्रिभुज हैं उनकी जो संगत भुजाएं हैं एक ही अनुपात में है। यहाँ पर दोस्तों दो त्रिभुजों के समरूप होने की क्या शर्त है कि उनके सभी संगत कोण बराबर होने चाहिए, जो हमें यहाँ पर दिया गया है कि संगत कोण बराबर है और उनकी जो सभी संगत भुजाएं हैं वो एक ही अनुपात में होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखिए एक ही अनुपात में हमने सिद्ध कर दिया है। तो यहाँ पर क्या होगा, त्रिभुज ABC है जो किसके समरूप हो जाएगा, त्रिभुज DEF के। ये है दोस्तों समरूपता का गुणधर्म, कोण 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 समरूपता। तो इसे दोस्तों हम इस प्रकार से सिद्ध करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम इसका देखते हैं भुजा 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 समरूपता नियम और उसे हम सिद्ध करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों SSS समरूपता नियम है जो भुजा 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 समरूपता, वो कुछ इस प्रकार से में पूछा जा सकता है, यदि दो त्रिभुजों में संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो तो दोनों त्रिभुज परस्पर समरूप होते हैं। तो जैसा कि दोस्तों अभी हमने प्रमेय सोल्व किया है उसी प्रकार से यहाँ है। यहाँ पर भी दोस्तों दो त्रिभुज हमने बनाए हैं ABC और DEF और यहाँ पर देखिए AB के बराबर DP और AC के बराबर DQ हमने यहाँ पर रेखा काटी है। ठीक है, तो यहाँ पर बिंदु हमने दे दिए हैं PQ। तो यहाँ पर दोस्तों रचना दोनों में एक जैसी है लेकिन यहाँ पर देखिए हमें दिया क्या गया है वो अलग अलग है। तो यहाँ हम लिखेंगे दिया गया है, इसमें देखिए क्या दिया गया है, त्रिभुज ABC, यहाँ पर हमारे पास त्रिभुज है DEF। तो इनमें देखिए यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर है यदि दो त्रिभुजों में संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो तो इनकी जो संगत भुजाएं हैं त्रिभुज ABC और DEF की, इनका अनुपात बराबर है किस प्रकार से देखिए कि AB बटे यहाँ पर क्या है DE, यहाँ पर दोस्तों BC बटे क्या होगा EF, इसके बाद में यहाँ पर देखिए AC बटे क्या हो जाएगा DF। तो ये हमें क्वेश्चन में दिया गया है। यहाँ पर दोस्तों सिद्ध क्या करना है वो भी हम लिख देते हैं। सिद्ध करना है, यहाँ पर हमें सिद्ध करना है कि त्रिभुज ABC है ये किसके समरूप है, त्रिभुज DEF के। तो यहाँ पर दोस्तों हमने रचना की है तो ये रचना भी हम लिखेंगे। रचना यहाँ पर दोस्तों देखिए जो पिछले प्रमेय में हमने की थी उसी प्रकार से है, तो उसी तरीके से हम लिख देते हैं कि त्रिभुज DEF में DP बराबर है AB और DQ बराबर है AC काटा। ठीक है, और यहाँ पर P और Q को मिलाया तो यहाँ हम लिख देते हैं P और Q को मिलाया। अब यहाँ पर दोस्तों हम लिखेंगे उत्पत्ति और उत्पत्ति में जो हमें सिद्ध करना है वो हम सिद्ध करेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों हम कोणों के आधार पर सिद्ध करने वाले हैं क्योंकि भुजाओं का अनुपात तो हमें दिया गया है। यहाँ पर देखिए त्रिभुज ABC और DEF में क्या है, यहाँ पर दोस्तों त्रिभुज ABC व त्रिभुज DEF में प्रकार से हम लिखेंगे। यहाँ पर देखिए हमें दिया गया है AB बटे D बराबर है AC बटे DF। तो इन दो भुजाओं को हम लेते हैं
तो यहाँ पर देखिए AB बटे DE बराबर है AC बटे DF के। ये हमें दिया गया, ब्रैकेट में हम लिख देते हैं, दिया गया है। अब यहाँ पर देखिए हमने रचना से किया है कि DP बराबर है AB के, तो AB की जगह हम DP रख सकते हैं। और यहाँ पर दोस्तों DQ बराबर है AC के, तो AC की जगह हम DQ रख सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम इनका मान रख देते हैं। पर देखिए AB का हम रख देते हैं DP, तो DP बटे DE हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, AC का हम रख देंगे DQ, तो DQ बटे क्या हो जाएगा, DF। अब यहाँ पर देखिए जो हमारे पास आया है इससे हम चित्र में देखते हैं, तो DP बटे DE है, तो यहाँ पर देखिए DP बटे DE है और DQ बटे DF है। तो यहाँ पर दोस्तों आधारभूत अनुपातिकता का जो प्रमेय है उसके विलोम से क्या हो जाएगा, Q समांतर हो जाएगी EF के। यहाँ हम लिखेंगे PQ समांतर है EF। तो देखिए PQ को हमने EF के समांतर किया है, तो यहाँ पर दोस्तों ये जो कोण होंगे ये क्या होंगे, संगत कोण और आपस में बराबर होंगे। तो कोण DPQ किसके बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा कोण E के। और यहाँ पर कोण DQP है, ये किसके बराबर हो जाएगा, कोण F के। इसका दोस्तों हम कारण लिखेंगे, ये क्या है, संगत कोण है, क्योंकि दोनों भुजाएं समांतर हो गई है। पर दोस्तों हमें पता है कि इन भुजाओं का माप है जो इस त्रिभुज की भुजाओं के माप के बराबर है, तो आकार में ये दोनों बराबर हैं। तो जो कोण P है वो E के बराबर है, तो कोण E है जो किसके बराबर होगा, B के, और कोण F किसके बराबर होगा, कोण C के। तो यहाँ पर दोस्तों दो कोण आ गए हैं, तो कोण कोण समरूपता से क्या हो जाएगा, जो दोनों त्रिभुज हमने लिए हैं, त्रिभुज ABC किसके समरूप हो जाएगा, त्रिभुज DEF के। तो इस प्रकार से दोस्तों ये सिद्ध हो गया है। इस प्रकार से दोस्तों भुजा 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 समरूपता नियम को हम सिद्ध करेंगे, हम सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों जो पहला क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार से है, यदि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज FDE हो तो क्या AB बटे DE बराबर BC बटे EF बराबर CA बटे FD बताया जा सकता है। उत्तर को कारण सहित लिखिए। तो यहाँ पर दोस्तों दो त्रिभुज है ABC और FDE, यहाँ पर ये समरूप है। तो यहाँ पर दोस्तों हमें पूछा गया है कि भुजाओं को इस प्रकार से अनुपात में बताया जा सकता है या नहीं, इसका कारण भी हमें बताना है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो हम इनके डायग्राम, इनके चित्र बनाते हैं, दो त्रिभुज बनाते हैं और यहाँ पर देखते हैं कि उनकी संगत भुजाएं किस अनुपात में होती है। तो यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने दो चित्र बनाए, दो त्रिभुज बनाए हैं। पहला त्रिभुज है दोस्तों ABC और दूसरा है FDE। क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि ये दोनों समरूप है। तो यहाँ पर दोस्तों दो त्रिभुज समरूप होने के लिए क्या शर्त है कि दोनों त्रिभुजों के जो संगत कोण है वो आपस में बराबर होने चाहिए और जो उनकी संगत भुजाएं हैं वो एक ही अनुपात में होनी चाहिए। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि संगत भुजाएं एक ही अनुपात में है या नहीं है। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन को किस प्रकार से हल करेंगे, यहाँ पर दोस्तों देखिए हमें दिया गया है त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज FDE के, ठीक है, ये दिया गया है, तो ब्रैकेट में हम लिखेंगे दिया गया है। अब यहाँ पर देखिए दोनों त्रिभुज अगर समरूप है तो इनके संगत कोण बराबर होंगे। तो संगत कोण देखिए कौन से बराबर हो जाएंगे, A के संगत है F कोण, तो कोण A बराबर होगा F के। और यहाँ पर देखिए कोण B है जो बराबर होगा D के, क्योंकि ये इसके संगत है, तो कोण B बराबर कोण D। और यहाँ पर देखिए कोण C है, इसके संगत कौन सा कोण हो जाएगा, कोण E, तो कोण E इसके बराबर होगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इनके हम संगत भुजा देखें तो AB के संगत भुजा है FD, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं AB के संगत कौन सी है, FD है। और यहाँ पर देखिए भुजा BC के संगत है भुजा DE, तो यहाँ पर हम लिखेंगे BC के संगत कौन सी है, DE है। इसके बाद में AC के संगत है FE, तो AC के संगत हो जाएगी FE, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों संगत भुजाओं का अनुपात हम रखते हैं। तो यहाँ पर देखिए किस प्रकार से हम रखेंगे, AB बटे FD, क्योंकि यहाँ पर देखिए AB के संगत है FD, जैसा कि यहाँ पर हमने किया है। ये किसके बराबर होगा, BC बटे DE, क्योंकि BC के संगत DE है। और यहाँ पर AC के संगत क्या है, FE, तो AC बटे FE। तो इस प्रकार से भुजाओं का अनुपात होगा संगत भुजाओं का। लेकिन यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है, यहाँ पर हमें दिया गया है AB बटे DE, तो AB बटे DE हमें दिया गया है, तो ये नहीं होगा। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए जो क्वेश्चन में हमें क्रम दिया गया है भुजाओं के अनुपात का वो सही नहीं है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे प्रश्न में दिया गया क्रम सही नहीं है, क्योंकि ये संगत भुजाएं नहीं है। तो यहाँ पर जो हमें दिया गया है वो इस प्रकार से नहीं बताया जा सकता। तो इस प्रकार से दोस्तों तर्क से हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे। यहाँ पर दोस्तों कोणों के बारे में भी पूछा जा सकता है, भुजाओं के बारे में भी पूछा जा सकता है। और यहाँ पर हमें भुजाओं का अनुपात गलत या सही देके ऐसा भी पूछा जा सकता है कि दोनों त्रिभुज समरूप है या नहीं है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हम इसका एक क्वेश्चन और लेते हैं और उसे हम सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों जो अगला क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार से, आकृति में PQ और RS समांतर है, तो सिद्ध कीजिए त्रिभुज POQ समरूप
त्रिभुज SOR है। तो यहाँ पर दोस्तों किस प्रकार से हम सिद्ध करेंगे, तो यहाँ पर दोस्तों चैप्टर 11 के पार्ट 4 में हमने समझा था भुजा 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 समरूपता और कोण 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 समरूपता। तो यहाँ पर दोस्तों उन्हीं गुणधर्म के आधार पर हम इसे सिद्ध करेंगे। यहाँ पर देखिए हम दोनों त्रिभुज लेते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे त्रिभुज POQ व त्रिभुज SOR में। यहाँ पर देखिए क्या क्या है, यहाँ पर हमें दिया गया है कि PQ है जो समांतर है RS के, ठीक है, ये हमें दिया गया है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे दिया गया है। अब यहाँ पर देखिए PQ RS दोनों समांतर हैं, तो यहाँ पर दोस्तों ये जो रेखाएं हैं ये क्या होगी, तिर्यक रेखाएं। और जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो वहां पर एकांतर कोण बनते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो कोण है OPQ जो कोण है इसका एकांतर कोण कौन सा हो जाएगा, OSR। एकांतर कोण इसका देखिए ये हो जाएगा। तो यहाँ पर दोनों त्रिभुजों में एक एक कोण बराबर हो जाएंगे क्योंकि एकांतर कोण बराबर होते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हम लिखेंगे कोण OPQ जो ये है ये किसके बराबर हो जाएगा, इस कोण के बराबर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कोण OSR, ये दोनों आपस में बराबर होंगे, इसका कारण हम यहाँ पर लिख देंगे एकांतर कोण। अब यहाँ पर देखिए इसमें एक एकांतर कोण और बन रहा है जो यहाँ पर दोस्तों क्या है, यहाँ पर देखिए OQP कोण है, इसका एकांतर कोण कौन सा होगा, ORS, ठीक है। तो ये दोनों कोण आपस में बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं कोण OQP बराबर हो जाएगा कोण ORS, ठीक है, ये भी क्या है, एकांतर कोण है। अब यहाँ पर दोस्तों दोनों त्रिभुजों को समरूप सिद्ध करने के लिए हमें एक कोण की और आवश्यकता है। तो एक कोण देखिए यहाँ पर हम कौन सा लिख सकते हैं, यहाँ पर दोस्तों देखिए कोण है POQ, ये किसके बराबर होगा, कोण ROS के, क्योंकि यहाँ पर ये दोनों कोण है जो शीर्षाभिमुख कोण है। क्योंकि यहाँ पर देखिए PS और RQ रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद करती है। तो जब दो रेखाएं प्रतिच्छेद करती है तो वहां पर दोस्तों शीर्षाभिमुख कोण बनते हैं जो आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये दोनों कोण बराबर होंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कोण POQ बराबर है कोण ROS के। ये क्या है, ये है दोस्तों शीर्षाभिमुख कोण। प्रकार से देखिए त्रिभुज POQ जो था और यहाँ पर त्रिभुज SOR था, यहाँ पर तीन कोण हमने बराबर कर दिए हैं, दोनों त्रिभुजों के संगत कोण। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं AAA समरूपता से। यहाँ पर दोस्तों AAA समरूपता नियम क्या है, जैसा कि पिछले वीडियो में हमने सीखा था कि समान कोणिक त्रिभुज परस्पर समरूप होते हैं। तो यहाँ पर त्रिभुज POQ जो है किसके समरूप हो जाएगा, त्रिभुज SOR के। तो ये दोस्तों सिद्ध हो गया है। इस प्रकार से हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका एक क्वेश्चन हम और लेते हैं और उसे हम सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों जो अगला क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार से है, 12 मीटर लंबाई वाले ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि पर छाया की लंबाई 8 मीटर है। उसी समय एक मीनार की छाया की लंबाई 56 मीटर हो तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले तो हमें क्या करना है, इसका डायग्राम, इसका चित्र बनाना है। तो यहाँ पर पहले हम इसका चित्र बना लेते हैं, उससे हम इसे समझ लेते हैं और बाद में हम क्वेश्चन सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों कुछ इस प्रकार से इसका डायग्राम बनेगा। अब यहाँ पर देखिए हमें क्वेश्चन में दिया गया 12 मीटर लंबाई वाले ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि पर छाया की लंबाई 8 मीटर है। तो यहाँ पर मान लीजिए ये क्या है, एक स्तंभ है जो यहाँ पर हम मान लेते हैं ये A है और ये B बिंदु है, ठीक है। तो ये स्तंभ हो गया, इसकी ऊंचाई हमें दी गई है 12 मीटर, यानी कि 12 मीटर लंबाई है। तो इसकी जो लंबाई कितनी है, 12 मीटर है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इसकी छाया की बात की गई है, तो ये स्तंभ है तो इसकी छाया इधर होगी। तो ये लंबाई कितनी है, ये है दोस्तों 8 मीटर। तो यहाँ पर हम इसका माप लिख देते हैं 8 मीटर और यहाँ पर हम बिंदु दे देते हैं C। तो यहाँ पर देखिए ABC एक त्रिभुज पहले बन रहा है। इसके बाद में देखिए यहाँ पर आगे में दिया गया है उसी समय एक मीनार की छाया की लंबाई 56 मीटर हो तो यहाँ पर देखिए मीनार की छाया की लंबाई हम ये मानते हैं कि ये जो है मीनार की छाया की लंबाई है, ठीक है। तो ये टोटल कितनी है, यहाँ से इस बिंदु से C बिंदु तक कितनी है, 56 मीटर है। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए AB स्तंभ था, BC इसकी लंबाई हो गई छाया की और छाया की लंबाई यहाँ पर ये है, तो ये क्या होगी, मीनार होगी, ठीक है। तो इसे हम नाम दे देते हैं, यहाँ पर मान लीजिए P कोई बिंदु है और यहाँ पर कोई Q बिंदु है, ठीक है। यहाँ पर कोई भी नाम आप दे सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए आगे में क्वेश्चन में दिया गया है छाया की लंबाई 56 मीटर हो तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर दोस्तों मीनार की ऊंचाई क्या है, PQ है और ये PQ हमें ज्ञात करना है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये आरेख आपके समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर हम PQ की लंबाई ज्ञात करते हैं। तो देखिए किस तरीके से हम लंबाई ज्ञात करेंगे। यहाँ पर दोस्तों हमारे पास दो त्रिभुज आ रहे हैं, पहला है ABC, दूसरा है यहाँ पर PQC। तो यहाँ पर देखिए जो हमें दिया गया है वो हम लिख लेते हैं। यहाँ पर दोस्तों देखिए ऊर्ध्वाधर स्तंभ की लंबाई हमें दी गई है 12 मीटर, तो यहाँ पर हम लिखेंगे ऊर्ध्वाधर स्तंभ की लंबाई। यहाँ पर दोस्तों लंबाई हमें दी गई है 12 मीटर और यहाँ पर देखिए स्तंभ की छाया की लंबाई कितनी है, यहाँ पर दोस्तों हमें दी गई है 8 मीटर।
और यहाँ पर देखिए उसी समय एक मीनार की छाया की लंबाई, तो यहाँ पर दोस्तों हम लिखेंगे मीनार की छाया की लंबाई कितनी है। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए क्या है, मीनार की छाया है QC, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं QC कितना है, यहाँ पर है 56 मीटर। तो यहाँ पर देखिए इनके भी नाम हम दे देते हैं। स्तंभ की छाया कौन सी है, BC है, तो ये भुजा है BC। और यहाँ पर देखिए स्तंभ क्या है हमारे पास AB, तो इसका नाम हम दे देते हैं AB, ठीक है। और यहाँ पर दोस्तों PQ है जो मीनार है, इसकी ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर देखिए किस प्रकार से हम ज्ञात करेंगे। यहाँ पर दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया दो त्रिभुज बन रहे हैं। त्रिभुज एक है ABC और दूसरा जो त्रिभुज है वो है दोस्तों PQC। तो इन दोनों त्रिभुजों में देखिए, इन दोनों त्रिभुजों को हम समरूप किस प्रकार से सिद्ध कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए जो कोण B है वो यहाँ पर 90 डिग्री का होगा, क्योंकि ये एक स्तंभ है। तो यहाँ पर दोस्तों लंब है, तो लंब होगा तो क्या होगा, 90 डिग्री का कोण बनेगा। और ये कोण भी कितना हो जाएगा, 90 डिग्री का। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कोण B बराबर है कोण Q, और इसका कारण यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, दोनों क्या है 90 डिग्री के समकोण है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए एक कोण है C, जो यहाँ पर PQC त्रिभुज में भी है और ABC त्रिभुज में भी है, यानी कि कोण C बराबर किसके है, कोण C के, जो यहाँ पर क्या है उभयनिष्ठ है। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए क्या होगा, दो कोण हमारे पास आ चुके हैं। तो समरूपता का नियम है, कौन कौन समरूपता, तो समरूपता के नियम से दोस्तों क्या हो जाएगा, त्रिभुज ABC जो है ये समरूप हो जाएगा त्रिभुज PQC के। और यहाँ पर हमें पता है कि समरूपता का नियम ये भी है कि जब दो त्रिभुज समरूप हो तो उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होती है। तो अब यहाँ पर देखिए संगत भुजाएं कौन सी है, यहाँ पर हम दोस्तों भुजा लेते हैं AB, तो AB के संगत भुजा है PQ। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि AB बट्टे PQ, ठीक है, ये समान अनुपात में होगी। और इसके अनुपात में हम देखिए कौन सी भुजा रख सकते हैं, यहाँ पर दोस्तों BC है जो किसके अनुपात में होगी, यहाँ पर ये होगी QC के, ठीक है। तो BC बट्टे हम क्या कर सकते हैं QC। यहाँ पर दोस्तों जो इनके माप है वो हम लगा देते हैं। तो यहाँ पर देखिए AB कितना है, AB है जो स्तंभ की लंबाई है 12 मीटर, तो AB की जगह हम 12 रखेंगे, बटे PQ यहाँ पर देखिए क्या है, PQ तो हमें ज्ञात करना है, ये मीनार की ऊंचाई है, तो इसे हम है जैसा का जैसा रखेंगे। BC यहाँ पर देखिए क्या है, BC है स्तंभ की छाया 8 मीटर, तो इसकी जगह हम 8 रखेंगे, बटे में देखिए क्या हो जाएगा, QC है, तो QC कितना दिया गया है 56 मीटर, तो यहाँ पर हम रखेंगे 56। इसे हम सोल्व कर लेते हैं। सोल्व करने का तरीका क्या है, इनका हम वज्र गुणा करा देंगे, तो 12 का गुणा 56 से होगा और PQ का गुणा 8 से होगा। तो यहाँ पर देखिए क्या आ जाएगा 8 PQ, क्योंकि 8 का गुणा हुआ PQ से, तो यहाँ हो जाएगा 8 PQ बराबर हो जाएगा 12 गुणे 56, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 8 जो है PQ के गुणा में है, तो इसके बटे में जाएगा, तो PQ का मान क्या होगा, 12 गुणे 56 बटे में आ जाएगा 8। अब इसे हम सोल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, 8 का भाग 56 में हम लगाएंगे, 7 बार जाएगा, और 7 और 12 का गुणा जब हम कराएंगे तो ये हो जाएगा 84। तो 84 मीटर इसका क्या आएगा, आंसर आएगा। तो यहाँ पर दोस्तों PQ जो है ये कितना हो जाएगा, 84 मीटर, ठीक है। तो इस प्रकार से दोस्तों जब हमें क्वेश्चन दिया जाएगा तो ऐसे हम उसे सोल्व करेंगे, उसे सिद्ध करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों बोधायन प्रमेय जो पाइथागोरस प्रमेय है वो कुछ इस प्रकार से है। समकोण त्रिभुज में कर्ण पर बना वर्ग शेष भुजाओं पर बने वर्गों के योग के बराबर होता है। तो यहाँ पर देखिए हमें इसे सिद्ध करना है। पर दोस्तों हमने B जो कोण है त्रिभुज ABC में, इसे समकोण माना है, और यहाँ पर AC है जो क्या है, कर्ण है। तो कर्ण का स्क्वायर किसके बराबर होगा, यहाँ पर आधार जो है AB और यहाँ पर लंब है BC, इन दोनों के वर्गों के योग के बराबर। सबसे पहले तो जो हमें दिया गया है वो हम लिखेंगे। तो यहाँ पर हम लिखते हैं दिया गया है, यहाँ पर देखिए हमारे पास एक त्रिभुज है ABC जिसमें B कोण है जो समकोण है, तो ये हमें दिया गया है, यहाँ पर हम लिख लेते हैं। यहाँ पर दोस्तों त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण B बराबर कितना है, 90 डिग्री, 90 डिग्री है, ठीक है। अब इसके बाद में यहाँ पर दोस्तों हम लिखेंगे जो हमें सिद्ध करना है। तो सिद्ध हमें यहाँ पर क्या करना है, सिद्ध करना है। इसमें दोस्तों हम लिखेंगे, देखिए कर्ण का स्क्वायर, कर्ण यहाँ पर AC है तो AC का स्क्वायर बराबर किसके होना चाहिए, यहाँ पर दोस्तों AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। सिद्ध करने के लिए दोस्तों यहाँ पर हमें इस त्रिभुज में रचना करनी होगी। रचना में देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो बिंदु B है, जो शीर्ष है B, इससे हम AC रेखा पर लंब खींचेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों रचना में हम लिख देंगे B से AC पर लंब। यहाँ पर देखिए जब हम लंब खींचेंगे तो यहाँ पर कोई बिंदु हम दे देते हैं, जैसे ABC यहाँ पर आया हुआ है, तो यहाँ पर हम D बिंदु दे देते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे B से AC पर लंब BD खींचा। अब यहाँ पर दोस्तों रचना लिखने के बाद में हम यहाँ पर लिखते हैं उपपत्ति, और उपपत्ति में जो हम सिद्ध करते हैं वो सिद्ध करेंगे। तो यहाँ पर देखिए किस प्रकार से ये सिद्ध होगा।
यहाँ पर दोस्तों हमने लंब डाला है तो यहाँ पर देखिए दो त्रिभुज बन गए हैं। यहाँ पर देखिए किस प्रकार से हम सिद्ध करेंगे। यहाँ पर दोस्तों हमने लंब खींचा है तो एक त्रिभुज बन रहा है ABD, ठीक है, और एक त्रिभुज है हमारे पास ABC जो पहले था। तो यहाँ पर इन दोनों त्रिभुजों को हम समरूप सिद्ध करेंगे समरूपता के नियम से। इनकी जो संगत भुजाएं हैं उन्हें हम अनुपात में रखेंगे। तो यहाँ पर देखिए दो त्रिभुज हम लेते हैं। त्रिभुज कौन से हो जाएंगे, ADB और त्रिभुज ABC। तो यहाँ पर हम लिखते हैं त्रिभुज ADB व त्रिभुज ABC में। यहाँ पर देखिए दोस्तों क्या क्या समानताएं हैं। यहाँ पर दोस्तों हम देखते हैं ADB त्रिभुज में, तो यहाँ से हमने लंब खींचा है तो ये कोण कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का समकोण होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कोण ADB बराबर देखिए किसके हो जाएगा, कोण ABC के, क्योंकि B कोण हमें समकोण दिया गया है। तो यहाँ पर दोस्तों बराबर किसके हो जाएगा, ABC के। और यहाँ पर इसके ब्रैकेट में आगे हम इसका कारण लिख देंगे कि प्रत्येक कोण 90 डिग्री का है, ठीक है। अब यहाँ पर दोस्तों त्रिभुजों को समरूप सिद्ध करने के लिए हमें एक कोण की और आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर देखिए ADB त्रिभुज है, ABC त्रिभुज है, यहाँ दोनों में एक कोण है जो उभयनिष्ठ है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कोण A बराबर कोण A। इसका दोस्तों कारण क्या हो जाएगा, उभयनिष्ठ कोण। यहाँ पर दोस्तों दोनों त्रिभुजों में हमारे पास एक एक कोण बराबर आ गए हैं। तो यहाँ पर देखिए कोण कोण समरूपता से क्या हो जाएगा, दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। पर हम लिखेंगे त्रिभुज ADB समरूप है त्रिभुज ABC के। यहाँ पर दोस्तों जब त्रिभुज समरूप होते हैं तो वहां पर देखिए आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय से क्या होगा कि इनकी जो संगत भुजाएं हैं वो एक ही अनुपात में होगी। अब यहाँ पर देखिए हमें संगत भुजाएं कौन सी लेनी है। यहाँ पर दोस्तों ABD या ADB हम कहें जो त्रिभुज है, इसकी अगर भुजा हम लेते हैं AD, तो AD देखिए इसका आधार है, क्योंकि यहाँ पर कोण बन रहा है 90 डिग्री का, तो ये इसका आधार होगा। BD यहाँ पर लंब होगा और AB यहाँ पर कर्ण होगा। तो यहाँ पर AD हम आधार ले रहे हैं, तो इसके अनुपात में दोस्तों जो ये त्रिभुज है ABC, इसका आधार कौन सा होगा, AB, ठीक है, क्योंकि AB आधार है, BC लंब है और AC कर्ण है। तो AD बटे क्या हो जाएगा, AB। यहाँ पर हम लिख देते हैं AD बटे AB। और ये किसके बराबर होगा, अब यहाँ पर देखिए जो त्रिभुज है ADB, इसका हम कर्ण लेते हैं जो है AB। तो AB इसका कर्ण हमने लिया, तो यहाँ पर दोस्तों ABC जो त्रिभुज है इसका कर्ण कौन सा हो जाएगा, AC। AC इसका कर्ण है, तो इसके अनुपात में कौन सी भुजा आएगी, AC। प्रकार से ये होगा आधारभूत अनुपातिकता के प्रमेय से। तो यहाँ ब्रैकेट में हम इसका कारण लिख देंगे। अब यहाँ पर देखिए इसे हम सोल्व करेंगे तो क्या होगा, AB का गुणा AB से होगा, AD का गुणा AC से होगा। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं AB का गुणा AB से हुआ, यहाँ पर हो गया AB का स्क्वायर, और यहाँ पर देखिए क्या होगा, AD गुणा AC, या हम कह सकते हैं AC गुणा AD, एक ही बात है। हो जाएगा दोस्तों समीकरण नंबर 1। अब यहाँ पर देखिए हम आगे क्या करेंगे। अब यहाँ पर दोस्तों हम त्रिभुज लेंगे BDC और ABC। पहले दोस्तों हमने लिया है ADB त्रिभुज, अब यहाँ पर हम ले रहे हैं BDC त्रिभुज, जो यहाँ पर लंब खींचने से दो त्रिभुज बने हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे त्रिभुज BDC व त्रिभुज ABC में। तो यहाँ पर देखिए त्रिभुज BDC व त्रिभुज ABC में देखिए क्या है। इसी प्रकार से दोस्तों इन दोनों को हम समरूप सिद्ध कर सकते हैं कि यहाँ पर देखिए जो BDC त्रिभुज है इसमें D कोण है जो समकोण है, और यहाँ पर कोण B समकोण है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कोण BDC बराबर हो जाएगा कोण ABC के, ठीक है। और यहाँ पर देखिए इनमें एक एक कोण कौन सा कॉमन है, कौन सा उभयनिष्ठ है। यहाँ पर दोस्तों कोण उभयनिष्ठ है C, देखिए C इस त्रिभुज में भी है और यहाँ पर जो ABC त्रिभुज है इसमें भी है। तो कोण C बराबर कोण C, कारण इसका क्या हो जाए दोस्तों, उभयनिष्ठ है। और यहाँ पर दोस्तों ये जो कोण है क्या है, 90 डिग्री के। तो दोनों त्रिभुज क्या होंगे यहाँ पर दोस्तों, समरूप हो जाएंगे, BDC समरूप ABC। तो यहाँ पर इनकी भुजाएं भी हम अनुपात में रखेंगे। तो देखिए हमें भुजा कौन सी लेनी है, इसका हम आधार ले रहे हैं CD, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों हम इसका आधार ले रहे हैं CD, कौन से त्रिभुज का, BDC का। तो इसका देखिए अब आधार कौन सा होगा, कोण B यहाँ पर बन रहा है, पर ये इसका लंब हो सकता है, तो BC इसका क्या होगा, आधार होगा। तो यहाँ पर हम इसके बटे में लिखेंगे BC। अब यहाँ पर देखिए इस त्रिभुज का अगर हम कर्ण लेते हैं जो यहाँ पर है BC, तो इसका कर्ण कौन सा होगा, AC। तो BC बटे क्या हो जाएगा, AC। अब इसे हम सोल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या आएगा, BC का गुणा BC से, तो BC का स्क्वायर हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, AC गुणा CD। ये दोस्तों समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए आगे हमें क्या करना है, समीकरण 1 और 2 को हमें जोड़ना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर। यहाँ पर दोस्तों समीकरणों को किस प्रकार से हम जोड़ेंगे, देखिए समीकरण नंबर 1 ये है, 2 ये है, तो इनका जो LHS है देखिए LHS ये है, RHS ये है।
LHS इसका ये है और RHS इसका ये है। तो LHS LHS में जुड़ेगा, RHS RHS में जुड़ेगा। तो देखिए पहले समीकरण का LHS है AB का स्क्वायर, तो AB का स्क्वायर, और दूसरे समीकरण का LHS है BC का स्क्वायर, तो प्लस BC का स्क्वायर। और यहाँ पर जो RHS है वो आपस में जुड़ेगा, तो यहाँ पर है AC गुणा AD, तो यहाँ हम लिखते हैं AC गुणा AD प्लस इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ पर दोस्तों हमारे पास है AC गुणा CD। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे AC गुणा CD। अब यहाँ पर देखिए AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर दोस्तों AC इसमें भी है इसमें भी है, तो AC हम यहाँ पर कॉमन उभयनिष्ठ ले लेते हैं। यहाँ पर देखिए इसमें हम AC का भाग लगाएंगे, केवल AD बचेगा। यहाँ पर हम AC का भाग लगाएंगे, CD बचेगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए हमारे पास आया है AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, और यहाँ पर देखिए हमारे पास AC है और AD प्लस CD हम करेंगे। तो देखिए चित्र में हम देखते हैं AD प्लस CD, तो यहाँ पर ये क्या बनेगा, AC बनेगा। तो इसका मान हम AC रख सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हम AC रखेंगे, तो देखिए AC का गुणा AC से होगा, तो क्या हो जाएगा, AC का स्क्वायर। तो इस प्रकार से यही हमें सिद्ध करना था। यहाँ पर देखिए AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, यहाँ भी हमारे पास यही आया है AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर। इसे हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ठीक है, तो इस प्रकार से दोस्तों यह है बोधायन प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय। इस प्रकार से पाइथागोरस प्रमेय को सिद्ध किया जाता है। तो हम अधिक कोण के लिए जो प्रमेय है, अधिक कोण त्रिभुज के लिए जो भुजाओं में क्या संबंध होता है, उसे हम सिद्ध करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों जो पहला प्रमेय है अधिक कोण त्रिभुज के लिए, वो कुछ इस प्रकार से है। एक अधिक कोण त्रिभुज ABC जिसका कोण B अधिक कोण हो और AD लंब BC है, तो सिद्ध करो कि AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर प्लस 2BC गुणा BD होगा। तो यहाँ पर देखिए हमें ये सिद्ध करना है। यहाँ पर देखिए इसका डायग्राम हमने बना लिया है। यहाँ पर ABC त्रिभुज ये है और एक यहाँ पर त्रिभुज है दोस्तों ADB। ठीक है, तो जो हमें दिया गया है क्वेश्चन में वो हम लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए हमें क्या दिया गया है, ABC एक अधिक कोण त्रिभुज है जिसमें कोण B अधिक कोण है। यहाँ पर दोस्तों अधिक कोण का अर्थ है कि 90 डिग्री यानी कि समकोण से बड़ा कोण। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए B कोण है जो अधिक कोण है। समकोण दोस्तों सीधा होता है लंब की तरह, लेकिन यहाँ पर देखिए ये है जो 90 डिग्री से बड़ा है, तो ये अधिक कोण है। यहाँ पर देखिए हमें दिया गया है सिद्ध क्या करना है, यहाँ हम लिखेंगे सिद्ध करना है। तो जो हमें दिया गया है वही हम यहाँ पर लिख देंगे। यहाँ पर दोस्तों हमें सिद्ध करना है AC का स्क्वायर बराबर है AB के स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर और प्लस 2BC गुणा BD। ठीक है, ये हमें सिद्ध करना है। अब यहाँ पर देखिए डायग्राम में हमें सब कुछ दिया गया है, तो यहाँ पर रचना करने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पर दोस्तों सीधा हम लिखेंगे उत्पत्ति, और उत्पत्ति में जो हम सिद्ध करेंगे वो हम यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर दोस्तों एक त्रिभुज बन रहा है ADB। तो यहाँ पर हम देखते हैं त्रिभुज ADB में, इसमें देखिए यहाँ पर क्या हमें दिया गया है। यहाँ पर दोस्तों जो कोण D है वो 90 डिग्री का है, 90 डिग्री का है, क्योंकि यहाँ पर देखिए हमें दिया गया है कि AD लंब है BC पर। तो AD जब लंब होगा BC पर तो ये क्या होगा, 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो यहाँ पर देखिए हमें पता है कि यहाँ पर दोस्तों कोण D बराबर कितना है, 90 डिग्री है। इसका कारण हम यहाँ पर लिख देंगे दिया गया है, या आप इसका कारण लिख सकते हैं AD लंब है BC। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों कोण D 90 डिग्री का है, तो इसका देखिए कर्ण क्या होगा। यहाँ पर हम पाइथागोरस प्रमेय यानी कि जो बोधायन प्रमेय उससे देखते हैं। तो ये 90 डिग्री का कोण है, तो इसकी सामने की भुजा होती है कर्ण, तो यहाँ पर AB इसका कर्ण हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा कि AB का स्क्वायर ये दोस्तों बराबर हो जाएगा AD का स्क्वायर प्लस DB का स्क्वायर। ठीक है, तो AD का स्क्वायर प्लस DB का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, या हम कहें लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये हमारा समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर दोस्तों हम त्रिभुज देखते हैं ADC। देखिए त्रिभुज ADC में क्या है, यहाँ पर हम लिखते हैं त्रिभुज ADC में, यहाँ पर भी दोस्तों कोण जो D है वो समकोण है, तो इसके सामने की भुजा कौन सी होगी, ADC की हम बात कर रहे हैं, तो AC भुजा जो है वो इसका कर्ण होगी। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, AC का स्क्वायर किसके बराबर होगा, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, तो AD का स्क्वायर प्लस यहाँ पर हो जाएगा, देखिए इसका आधार क्या है DC, तो DC का स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए आगे हमें क्या करना है, यहाँ पर दोस्तों हमारे पास आया है AC का स्क्वायर, तो और यहाँ पर देखिए है AD का स्क्वायर, तो इसे हम है जैसा का जैसा लिख देते हैं। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों हमारे पास है DC का स्क्वायर, तो DC को देखिए इस चित्र से हम देखते हैं तो क्या रख सकते हैं, DC ये है तो इसे हम 2 टुकड़ों में रख सकते हैं, DB प्लस BC, तो ये क्या बनेगा DC। तो यहाँ पर हम रख देते हैं DC की जगह
डी बी प्लस बी सी, और इसका स्क्वायर था तो इसका हम होल स्क्वायर कर देंगे क्योंकि यहाँ पर डी सी का हमें स्क्वायर दिया गया था। अब यहाँ पर देखिए आगे क्या हो जाएगा, ए सी का स्क्वायर यहाँ पर चल रहा है बराबर है ए डी का स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पर देखिए हमारे पास है डी बी प्लस बी सी का होल स्क्वायर, तो यहाँ पर दोस्तों हम फॉर्मूला लगा सकते हैं ए प्लस बी के होल स्क्वायर का। तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। तो यहाँ पर ये फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर देखिए ए हमारे पास डी बी है तो ए का स्क्वायर यहाँ पर हो जाएगा डी बी का स्क्वायर, इसके बाद में बी स्क्वायर तो प्लस बी सी हमारे पास बी है तो बी सी का स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 यहाँ पर फॉर्मूला में है, गुणा ए हमारे पास है डी बी और गुणा यहाँ पर बी हमारे पास है बी सी। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारे पास है एसी का स्क्वायर तो यहाँ हम रखेंगे एसी का स्क्वायर बराबर, अब यहाँ पर देखिए ए डी का स्क्वायर प्लस डी बी का स्क्वायर, तो इसे हम साथ में लिख देते हैं ए डी का स्क्वायर प्लस डी बी का स्क्वायर, ठीक है। और आगे जो है उसे हम है जैसा का जैसा रखेंगे, तो आगे है दोस्तों प्लस बी सी का स्क्वायर प्लस 2 गुणा, यहाँ पर है दोस्तों डी बी गुणा बी सी तो डी बी गुणा बी सी, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए आगे क्या हो जाएगा, यहाँ हमारे पास एसी का स्क्वायर बराबर, अब यहाँ पर दोस्तों देखिए हमारे पास है ए डी का स्क्वायर प्लस डी बी का स्क्वायर, जो हमारे पास दोस्तों यहाँ पर आया था समीकरण नंबर 1 में, तो यहाँ पर हम लिख देंगे समीकरण 1 से देखिए क्या हो जाएगा, ए डी का स्क्वायर प्लस डी बी का स्क्वायर का मान यहाँ पर है दोस्तों ए बी का स्क्वायर, तो इसकी जगह हम मान लगा देंगे ए बी का स्क्वायर, तो यहाँ पर हम क्या रख सकते हैं ए बी का स्क्वायर, ठीक है। प्लस यहाँ पर जो चल रहा है उसे हम है जैसा रखेंगे, तो यहाँ पर है बी सी का स्क्वायर प्लस 2 गुणा डी बी गुणा बी सी, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए जो हमारे पास आया है यही हमें सिद्ध करना था। यहाँ पर देखिए ए सी का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर प्लस 2bc गुणा बी डी, और यहाँ भी हमारे पास यही है, देखिए ए सी का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर प्लस 2db गुणा बीसी, तो यहाँ पर बीसी पहले आप लिख सकते हैं क्योंकि गुणा में है, तो इसे दोस्तों हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि एसी का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस बीसी का स्क्वायर प्लस यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा 2 बीसी को पहले लिख देते हैं गुणा बीडी को बाद में लिख देते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से दोस्तों ये सिद्ध हो गया है। तो इस प्रकार से जब अधिक कोण के लिए हमें भुजाओं में संबंध पूछा जाएगा प्रमेय में, तो इस प्रकार से दोस्तों हम सिद्ध करेंगे। और यहाँ पर दोस्तों इसी प्रमेय के आधार पर आगे हमें क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आगे आने वाले वीडियो में इसके आधार पर जो क्वेश्चन है वो भी हम सोल्व करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों हम न्यून कोण के लिए देखते हैं कि न्यून कोण त्रिभुज में भुजाओं का संबंध किस प्रकार से होता है। तो यहाँ पर दोस्तों जो दूसरा प्रमेय है जो न्यून कोण त्रिभुज के लिए वो कुछ इस प्रकार से है। एक न्यून कोण त्रिभुज एबीसी जिसका कोण बी कोण न्यून कोण है और एडी लंब बीसी है, तो सिद्ध करो कि एसी का स्क्वायर बराबर एबी का स्क्वायर प्लस बीसी का स्क्वायर माइनस 2bc गुणा बीडी है। तो उसी प्रकार से है, लेकिन यहाँ पर दोस्तों हमें कोण जो बी है ये न्यून कोण दिया गया है। न्यून कोण का अर्थ है 90 डिग्री यानी कि समकोण से छोटा। तो देखिए 90 डिग्री से ये छोटा कोण है और यहाँ पर दोस्तों हमें ये सिद्ध करना है। तो किस प्रकार से हम सिद्ध करेंगे, यहाँ पर दोस्तों जो हमें दिया गया है वो हम लिख लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे दिया गया है, यहाँ पर दोस्तों हमें दिया गया है त्रिभुज ABC एक न्यून कोण त्रिभुज है जिसका बी कोण न्यून कोण है। और यहाँ पर दोस्तों देखिए एडी लंब है बीसी पर, तो ये भी हमें दिया गया है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं एडी लंब है बीसी। अब यहाँ पर देखिए हमें जो सिद्ध करना है वो हम लिखेंगे। तो सिद्ध करना भी हमें क्वेश्चन में दिया गया है, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं सिद्ध। यहाँ पर दोस्तों हमें करना है एसी का स्क्वायर बराबर एबी का स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर माइनस 2bc गुणा बीडी। अब यहाँ पर दोस्तों हम लिखेंगे उत्पत्ति। यहाँ पर भी दोस्तों हम उसी प्रकार से करेंगे। यहाँ पर देखिए त्रिभुज है ABD, तो इस त्रिभुज में देखिए क्या है, यहाँ पर दोस्तों त्रिभुज ABD में हम देखते हैं यहाँ पर देखिए कोण D है जो समकोण होगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए हमें दिया गया है AD लंब है BC पर, तो जब लंब होगा तो D कोण समकोण होगा, तो कोण D बराबर कितना होगा 90 डिग्री। ठीक है, ये हमें दिया गया है। यहाँ पर देखिए D कोण समकोण है, तो पाइथागोरस प्रमेय यहाँ पर हम लगाते हैं। तो यहाँ पर कर्ण क्या हो जाएगा AB, तो यहाँ पर AB का स्क्वायर देखिए किसके बराबर हो जाएगा, पर दोस्तों लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो लंब है AD, तो AD का स्क्वायर प्लस यहाँ पर हो जाएगा BD का स्क्वायर। दोस्तों समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। इसी प्रकार से जो दोस्तों त्रिभुज है हमारे पास ADC, इसमें हम देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए त्रिभुज ADC में यहाँ पर भी दोस्तों जो कोण D है वो क्या है, यहाँ पर समकोण है, तो इसके सामने की भुजा है AC, जो यहाँ पर क्या होगी कर्ण। तो यहाँ पर भी हम पाइथागोरस प्रमेय लगा देते हैं। तो AC का स्क्वायर देखिए किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा AD का स्क्वायर प्लस DC का स्क्वायर।
क्योंकि यहाँ पर देखिए लंब ये है, आधार ये है। अब यहाँ पर देखिए उसी तरीके से हम करेंगे तो AC का स्क्वायर यहाँ पर हम है जैसा का जैसा रखेंगे, AD का स्क्वायर भी है जैसा का जैसा रखेंगे। यहाँ पर दोस्तों देखिए DC है और यहाँ पर हम डायग्राम में देखते हैं तो DC ये है। तो DC को हम किस प्रकार से रख सकते हैं कि यहाँ पर देखिए BC में से हम BD घटा दें तो यहाँ पर क्या बचेगा DC। तो इसे हम इस प्रकार से लिख सकते हैं BC माइनस BD। तो यहाँ पर देखिए हो जाएगा प्लस और DC को हम लिख देंगे BC माइनस BD और इसका हो जाएगा होल स्क्वायर। अब यहाँ पर दोस्तों उसी तरीके से यहाँ पर भी हम फॉर्मूला लगाएंगे। तो यहाँ पर देखिए इस बार कौन सा फॉर्मूला लगेगा, उसमें दोस्तों हमने क्या था A प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ पर हो जाएगा A माइनस बी का होल स्क्वायर। क्योंकि यहाँ पर देखिए माइनस का चिन्ह है तो इसका फॉर्मूला होता है A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2AB। तो ये फॉर्मूला यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर दोस्तों हमारे पास है AC का स्क्वायर बराबर है AD का स्क्वायर प्लस यहाँ पर दोस्तों अब फॉर्मूला हम लगाएंगे तो A स्क्वायर यानी कि BC का स्क्वायर हो जाएगा प्लस B स्क्वायर यानी कि BD का स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पर है दोस्तों माइनस 2AB। हमारे पास BC है और B हमारे पास BD है तो यहाँ पर 2AB हो गया है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए जैसा कि हमने अभी किया था, यहाँ पर हो जाएगा AC का स्क्वायर, पर हम क्या करेंगे AD का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर को हम साथ में लिख देंगे। देखिए AD का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर और यहाँ पर जो बचेगा उसे हम आगे लिख देंगे। तो यहाँ पर बचेगा प्लस BC का स्क्वायर माइनस 2 गुणा BC गुणा BD। यहाँ पर दोस्तों देखिए समीकरण नंबर 1 में क्या है, AD का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर जिसका मान है AB का स्क्वायर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण 1 से यहाँ पर हम मान रखेंगे तो AC का स्क्वायर बराबर देखिए क्या हो जाएगा, AD का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर हम रखेंगे AB का स्क्वायर क्योंकि इसका मान है। तो यहाँ पर हो जाएगा AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, यहाँ पर माइनस 2 गुणा BC गुणा BD। तो यही दोस्तों हमें सिद्ध करना था। यहाँ पर देखिए AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर माइनस 2BC गुणा BD और यही हमारे पास आया है। तो ये दोस्तों सिद्ध हो चुका है। प्रकार से दोस्तों हम ऐसे प्रमेय को सिद्ध करेंगे। अब यहाँ पर दोस्तों अगर आपको ये प्रमेय अच्छे से पता है इनके बारे में तो इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन हमें पूछे जाते हैं वो हम आसानी से सोल्व कर सकते हैं। पर दोस्तों क्वेश्चन शुरू करने से पहले इसका एक प्रमेय है उसे हम अच्छे से समझ लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों प्रमेय है वो इस प्रकार से है, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के समान होता है। तो यहाँ पर देखिए दो त्रिभुज हमने लिए हैं। यहाँ पर दोस्तों हमारे पास त्रिभुज है ABC और यहाँ पर दूसरा त्रिभुज हमारे पास है DEF। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। यहाँ पर देखिए त्रिभुज ABC जो है वो समरूप है DEF के। तो यहाँ पर इनका जो क्षेत्रफल का अनुपात है वो इनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होगा। किस प्रकार से देखिए, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल इसके अनुपात में दोस्तों हम रखते हैं त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, इनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर। तो संगत भुजा देखिए कौन सी है, पहला त्रिभुज इसमें AB भुजा है, इसके संगत इस त्रिभुज में कौन सी भुजा होगी, DE। तो यहाँ हम लिखेंगे AB का स्क्वायर बटे DE का स्क्वायर। तो इस प्रकार से ये संगत भुजा है, इनके वर्गों के अनुपात के बराबर हमने इनके क्षेत्रफल को किया है। इसी प्रकार से दोस्तों बाकी की जो भुजाएं हैं वो भी इसी प्रकार से लिखी जाएगी। जैसे BC यहाँ हम लेते हैं तो EF इसके संगत है, तो BC का स्क्वायर बटे EF का स्क्वायर। और इसी प्रकार से दोस्तों एक भुजा है AC, तो यहाँ पर हम लिखेंगे AC का स्क्वायर बटे DF का स्क्वायर। इस प्रकार से दोस्तों दो समरूप त्रिभुजों में उनके क्षेत्रफल और भुजाओं के अनुपात में इस प्रकार से संबंध होता है। और जब दोस्तों हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो इसी प्रकार से हम रख सकते हैं। तो चलिए इसी के आधार पर हम एक क्वेश्चन लेते हैं और उसे हम सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों जो क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार से है, त्रिभुज ABC में DE समांतर BC एवं AD अनुपात DB बराबर 2:3 हो तो त्रिभुज ADE एवं त्रिभुज ABC के क्षेत्रफलों के अनुपात ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर दोस्तों जो त्रिभुज है ADE और यहाँ पर त्रिभुज है ABC, इनके दोस्तों क्षेत्रफलों का अनुपात हमें ज्ञात करना है। तो जैसा कि अभी मैंने आपको बताया वो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले तो हमें ये देखना होगा कि त्रिभुज ADE और त्रिभुज ABC समरूप है या नहीं है। तो यहाँ पर देखिए हमें दिया क्या गया है, यहाँ पर दोस्तों त्रिभुज ABC में हमें दिया गया है कि यहाँ पर DE समांतर है BC के। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं DE समांतर है BC के। और यहाँ पर हमें दिया गया है AD अनुपात DB बराबर 2:3। तो इसे हम इस प्रकार से रख सकते हैं AD बटे DB
और बराबर हम रख सकते हैं 2/3, ठीक है। तो ये अनुपात में है। अब यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, त्रिभुज ADE जो है इसमें और त्रिभुज जो ABC है इन दोनों को हम समरूप सिद्ध करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इन दोनों में क्या समानताएं हैं। यहाँ पर दोस्तों हमें दिया गया है DE समांतर है BC, तो DE समांतर है BC। तो यहाँ पर दोस्तों जब समांतर भुजाएं होती है और उन्हें एक तिर्यक रेखा काटती है, तिर्यक रेखा जैसे BA है, तो यहाँ पर क्या बनते हैं, संगत कोण, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों कोण B है जो कोण D के बराबर होगा। कोण यहाँ पर देखिए B है जो D के बराबर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों कारण इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएंगे संगत कोण, और संगत कोण आपस में बराबर होते हैं। इसी प्रकार से दोस्तों कोण C जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, कोण E के। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कोण C बराबर कोण E, ये भी क्या है, संगत कोण है। अब यहाँ पर देखिए कोण कोण समरूपता से क्या हो जाएगा, दोनों ये जो त्रिभुज हैं ये समरूप सिद्ध हो जाएंगे। तो त्रिभुज ADE समरूप किसके हो जाएगा, त्रिभुज ABC के। और यहाँ पर दोस्तों अभी मैंने आपको बताया कि समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो यहाँ पर हम इनका अनुपात निकाल देंगे। त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल में हम दोस्तों यहाँ पर अनुपात में रखेंगे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, और ये किसके बराबर हो जाएगा, इनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर। तो संगत भुजा देखिए त्रिभुज ADE हम देखते हैं, तो AD के संगत भुजा होगी AB, ठीक है। तो यहाँ पर AD का स्क्वायर बटे में क्या हो जाएगा, AB का स्क्वायर। तो अब यहाँ पर दोस्तों इसे हम सोल्व करेंगे, तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर दोस्तों हम AD का स्क्वायर ही रखेंगे। यहाँ पर देखिए हमें मान दिया गया है AD/DB। तो यहाँ पर दोस्तों जो हमारे पास आया है इसे हमें बदलना है AD/DB में, ठीक है। तो किस प्रकार से बदलेंगे, देखिए यहाँ पर हम AD का स्क्वायर रहने देते हैं, और बटे में देखिए यहाँ हमें AB का स्क्वायर दिया गया है। तो AB को देखिए यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, AB यहाँ पर दोस्तों ये है, तो AB को हम लिख सकते हैं AD प्लस DB, ठीक है। तो AD प्लस DB करेंगे तो AB हो जाएगा। यहाँ पर हम इसकी जगह लिख देंगे AD प्लस DB, और इसका हो जाएगा स्क्वायर, क्योंकि AB का स्क्वायर है। अब देखिए क्वेश्चन में हमें मान दिया गया था AD/DB, तो इसे हम AD/DB में बदलेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे अंश और हर में DB का भाग लगाने पर। तो देखिए AD में भी हम DB का भाग लगाएंगे, तो ये हो जाएगा AD/DB, और यहाँ पर स्क्वायर है तो स्क्वायर हम करेंगे। बटे में देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, AD में हम DB का भाग लगाएंगे तो AD/DB हो जाएगा, प्लस यहाँ पर है DB, तो DB में DB का भाग लगाएंगे तो 1 आएगा, यहाँ पर हो जाएगा इसका स्क्वायर। अब यहाँ पर दोस्तों इसे हम आगे सोल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए इनका मान हम लगा देते हैं। यहाँ पर है AD/DB जिसका मान हमें दिया गया है 2/3, तो यहाँ पर हम इसका मान लगा देते हैं 2/3, और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर हम रखेंगे। यहाँ पर भी इसका मान लगेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 2/3 प्लस 1 है तो प्लस 1 साथ में हम लिखेंगे, इसका हम स्क्वायर कर देंगे। अब इसे हम सोल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों स्क्वायर है, ब्रैकेट में देखिए क्या है 2/3, तो 2 का भी स्क्वायर है, 3 का भी स्क्वायर है, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 3 का हो जाएगा 9। बटे में देखिए इसे हम किस प्रकार से सोल्व करेंगे, 3 का गुणा 1 से किया 3, और इसमें हम 2 ऐड करेंगे तो ये हो जाएंगे 5, तो 5 बटे हो जाएगा 3, इसका स्क्वायर है, तो यहाँ पर भी हमें स्क्वायर करना होगा। फिर से इसे सोल्व कर लेते हैं। तो 4/9 बटे दोनों का स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर होगा 25, और 3 का हो जाएगा 9। अब यहाँ पर देखिए फ्रैक्शन के बट्टे में फ्रैक्शन हो तो हम उसे किस प्रकार से सोल्व करते हैं कि पहली जो फ्रैक्शन है जैसे यहाँ पर है 4/9, इसे हम है जैसा रखते हैं, और गुणा नीचे वाली फ्रैक्शन हम लिखेंगे तो अंश और हर बदल जाएंगे। तो 9 ऊपर चला जाएगा, 25 नीचे आ जाएगा। देखिए 9 से 9 कटेगा तो यहाँ पर कितना आएगा, 4/25, ठीक है। तो ये दोस्तों किसके बराबर चल रहा था, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, और बटे में यहाँ पर चल रहा था त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर दोस्तों इनके क्षेत्रफलों का अनुपात हमने ज्ञात कर लिया है, क्या है 4/25। तो इस प्रकार से इसे क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं और उसे हम सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों जो अगला क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार से है, आकृति में अक्ष का मान A, B एवं C के पदों में ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमें अक्ष का मान ज्ञात करना है, वो A, B, C के पदों में आना चाहिए। तो देखिए किस प्रकार से हम ज्ञात करेंगे। यहाँ पर दोस्तों हमारे पास 2 त्रिभुज है, एक त्रिभुज है यहाँ पर BDC और दूसरा यहाँ पर त्रिभुज है AEC, ठीक है। तो यहाँ पर इन दोनों त्रिभुजों को समरूप हम सिद्ध करेंगे। के बाद में दोस्तों जो समरूपता का प्रमेय है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर हम इनकी संगत भुजाओं को समान अनुपात में रखेंगे। तो यहाँ पर देखिए हम क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर हम त्रिभुज लेते हैं BDC व त्रिभुज AEC। यहाँ पर देखिए इन दोनों त्रिभुजों में क्या है, यहाँ पर दोस्तों हमें दिया गया है
कि कोण बी और कोण ए 50-50 डिग्री के हैं। तो कोण ए बराबर है कोण बी के। यहाँ पर दोस्तों ये दोनों है 50 डिग्री के, तो इन्हें दोस्तों हम संगत कोण कह सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों ये दोनों कोण समान है, तो देखिए संगत कोण है दोनों। यहाँ पर दोस्तों जो ये रेखाएं हैं BD और AE, ये दोनों आपस में क्या हो जाएगी, समांतर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे AE समांतर है BD के। तो जब दोस्तों AE समांतर BD के है और ये संगत कोण है, तो ये दोनों कोण भी क्या होने चाहिए, संगत होने चाहिए। तो यहाँ पर कोण D है जो बराबर होगा कोण E के, इसका कारण भी क्या होगा, संगत कोण। और यहाँ पर दोस्तों ये दो कोण हमारे पास आ चुके हैं जो दोनों त्रिभुजों में है। तो कोण कोण समरूपता से दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे त्रिभुज BDC समरूप है त्रिभुज AEC। अब यहाँ पर दोस्तों हमें पता है कि समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समान अनुपात में होती है। तो यहाँ पर देखिए हम त्रिभुज देखते हैं BDC, तो इसकी भुजा हम लेते हैं BC। ये दोस्तों किसके अनुपात में होगी, BC के संगत। देखिए इस त्रिभुज की भुजा है AC, तो यहाँ पर हम लिखेंगे BC बटे AC। अब यहाँ पर देखिए दूसरी भुजा हम कौन सी लेंगे, यहाँ पर दोस्तों BD का अक्ष मान हमें दिया गया, तो BD के संगत कौन सी हो जाएगी, AE। तो यहाँ पर हम रखेंगे BD बटे AE, इनका हम मान लगा देते हैं। तो यहाँ पर देखिए मान हमें क्या दिया गया है, BC का हमें C दिया गया है, तो यहाँ पर हम C लिखेंगे। बटे में यहाँ पर देखिए AC का क्या हो जाएगा, AC ये है, तो यहाँ पर दोस्तों AB का B है, BC का C है, तो इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो AC का मान आ जाएगा। तो AC का मान हो जाएगा B प्लस C, ठीक है। और बराबर में यहाँ पर देखिए हम क्या रखेंगे, BD का मान हमें रखना है, तो BD का देखिए क्या अक्ष है, तो यहाँ पर हम अक्ष रख देते हैं। बटे में देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर है AE, तो AE का मान हमें दिया गया है A, तो यहाँ पर हम A रखेंगे। अब इसे हम सोल्व कर लेते हैं, तो देखिए किस तरीके से करेंगे। यहाँ पर दोस्तों वज्र गुणा होगा तो C का गुणा A से होगा, तो ये AC हो जाएगा। और अक्ष का गुणा B प्लस C से होगा, तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, अक्ष का गुणा B प्लस C से बराबर हो जाएगा AC। अब हमें केवल अक्ष का मान चाहिए, तो अक्ष का मान क्या हो जाएगा, AC यहाँ पर पहले से है, और देखिए B प्लस C इसके गुणा में था, तो ये आ जाएगा इसके बटे में, तो B प्लस C। तो अक्ष का मान हो जाएगा AC बटे B प्लस C, जो यहाँ पर देखिए ABC के पदों में आया है। तो इस प्रकार से हम ऐसे क्वेश्चन सोल्व करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका एक क्वेश्चन हम और सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों जो अगला क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार से है, त्रिभुज ABC में कोण B बराबर 90 डिग्री हो एवं BD कर्ण AC पर लंब हो, तो सिद्ध कीजिए त्रिभुज ABD समरूप है त्रिभुज BDC। तो यहाँ पर देखिए ABD त्रिभुज हमें समरूप सिद्ध करना है BDC के। तो दोस्तों यहाँ पर हम सिद्ध करते हैं, तो सबसे पहले जो दिया गया है वो हम लिखेंगे, सिद्ध करना लिखेंगे, और उसके बाद में हम सिद्ध करेंगे। तो यहाँ पर देखिए क्या हमें दिया गया है वो हम यहाँ पर लिख देते हैं। यहाँ पर दोस्तों हमें दिया गया है त्रिभुज ABC है। देखिए यहाँ पर त्रिभुज ABC हमने बनाया है, तो यहाँ पर त्रिभुज ABC में कोण B बराबर है 90 डिग्री, और यहाँ पर दोस्तों हमें दिया गया है कि BD कर्ण AC पर लंब है। देखिए BD कर्ण AC पर लंब है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं BD लंब है AC पर, ठीक है। तो ये हमें दिया गया था। अब यहाँ पर हमें सिद्ध करना है, यहाँ पर दोस्तों हमें करना है कि त्रिभुज ABD रूप है त्रिभुज BDC। तो यहाँ पर दोस्तों हम सिद्ध करेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे उत्पत्ति, और इसमें हम सिद्ध करेंगे जो हमें करना है। यहाँ पर दोस्तों देखिए हमें त्रिभुज दिया गया है ABC, और BD है जो AC कर्ण पर लंब है। यहाँ पर B कोण समकोण है, और यहाँ पर दोस्तों लंब है, तो देखिए D कोण जो है, यहाँ पर दो त्रिभुज बन रहे हैं ABD और BDC, तो दोनों में जो D कोण होगा वो समकोण होगा, क्योंकि BD है जो AC पर लंब है। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए त्रिभुज हम लेते हैं ABC, तो यहाँ पर हम लिखते हैं त्रिभुज ABC में, यहाँ पर दोस्तों हमें पता है कि कोण B जो है वो है 90 डिग्री का, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए B कोण है जो समकोण हो जाएगा, 90 डिग्री का हो जाएगा। तो बाकी के जो दो कोण बचेंगे उनका योग कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो 90 डिग्री ये चला जाएगा, तो 90 डिग्री बचेगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि कोण A प्लस कोण C बराबर कितने के होंगे, 90 डिग्री के। और इसका हम कारण लिख देंगे कि यहाँ पर जो कोण B है वो कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का। इसी प्रकार से दोस्तों देखिए त्रिभुज हम लेते हैं BDC, तो BDC में देखिए कोण जो D है वो यहाँ पर दोस्तों 90 डिग्री का है। तो यहाँ पर दो बचे जो कोण है, देखिए कौन से हैं, DBC और कोण C, इन दोनों का योग कितने डिग्री के बराबर होगा, 90 डिग्री के। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं कोण DBC, और इसमें हम ऐड करेंगे कोण C, तो ये कितने डिग्री के होंगे, 90 डिग्री के। यहाँ पर आप कारण भी लिख सकते हैं, जैसा कि यहाँ पर हमने लिखा है, तो यहाँ पर कोण D 90 डिग्री का हो जाएगा। अब यहाँ पर दोस्तों देखिए ये समीकरण नंबर हमारा 1 था, यहाँ पर ये जो आया है ये हमारा समीकरण नंबर 2 हो जाएगा।
अब यहाँ पर दोस्तों देखिए समीकरण 1 और 2 से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से। यहाँ पर दोस्तों दोनों जो यहाँ पर योग हमने किया, देखिए कोण ए प्लस कोण सी 90 डिग्री का है, कोण डीबीसी प्लस कोण सी 90 डिग्री के हैं। तो यहाँ पर दोनों 90 डिग्री के बराबर हैं, तो दोनों आपस में भी बराबर होंगे। यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि कोण ए प्लस कोण सी ये बराबर किसके होगा, कोण डीबीसी प्लस कोण सी। अब यहाँ पर देखिए सी कोण है कटेगा आपस में, यहाँ पर बचेगा कोण ए जो किसके बराबर रह जाएगा, कोण डीबीसी के। तो यहाँ पर दोस्तों ये हमने इतना किया है, किसके लिए किया है, यहाँ पर देखिए दोनों त्रिभुजों में अब एक एक कोण बराबर आ गया है। ये जो यहाँ पर दोस्तों कोण है ये है एबीडी त्रिभुज का, और यहाँ पर देखिए डीबीसी जो कोण है ये है बीडीसी त्रिभुज का। तो अब यहाँ पर दोस्तों जो दोनों त्रिभुज हमें सिद्ध करने, इन्हें हम सिद्ध कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे त्रिभुज एबीडी व त्रिभुज बीडीसी में, इन दोनों में देखिए दो दो कोण हम यहाँ पर बराबर कर दें तो ये समरूप सिद्ध हो जाएंगे। तो दो कोण कौन से हैं, एक तो देखिए हमारे पास ये आ चुका है, समीकरण नंबर 3 हम दे देते हैं, 2 यहाँ पर आया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए कोण ए है जो किस में है, ए बी डी में है कोण ए, और यहाँ पर दोस्तों कोण डीबीसी है, देखिए डीबीसी इसके बराबर है, ये है इसमें, ठीक है, बीडीसी त्रिभुज में। तो ये दोनों बराबर हो गए हैं। यहाँ पर इसका कारण लिख दीजिए समीकरण नंबर 3 से। अब यहाँ पर देखिए एक एक कोण हमें और बराबर देखना है, तो बी डी है जो एसी पर लंब है, तो यहाँ पर देखिए 90 डिग्री का कोण बनेगा, और यहाँ पर भी 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो यहाँ पर दोनों कोण है जो 90 डिग्री के हैं, तो ये आपस में बराबर होंगे। यहाँ पर देखिए ए बी डी त्रिभुज के लिए हम इस कोण को लिखेंगे ए डी बी। तो यहाँ पर देखिए कोण ए डी बी बराबर किसके हो जाएगा, बीडीसी त्रिभुज के लिए हम इस कोण को लिख सकते हैं बीडीसी कोण, ठीक है। तो कोण बीडीसी ये दोनों क्या है, 90 डिग्री के हैं, तो यहाँ पर ये बराबर होंगे। तो यहाँ पर दोस्तों कोण कोण समरूपता से क्या हो जाएगा, ये जो दोनों त्रिभुज है त्रिभुज ए बी डी समरूप हो जाएगा किसके, त्रिभुज बीडीसी के। तो इस प्रकार से दोस्तों ये सिद्ध हो चुका है। इस प्रकार से इसे क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे। तो दोस्तों उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने के बाद में बेल के आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो मैं मिलता हूँ आपको इसी की नेक्स्ट वीडियो।